हेलो एंड वेलकम बैक टू चहल एकेडमी। आज हम लोग प्रीलिम स्पेशल प्रोग्राम में एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, कुछ इंपॉर्टेंट स्टैटिक पोर्शंस को कवर करने वाले हैं जो कि आपके यूपीएससी प्रिपरेशन में बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाले हैं। सो इस बार का जो प्रीलिम्स 28 ऑफ मई को है उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पोर्शंस यहां से पूछे जा सकते हैं डायरेक्टली। तो आइए शुरुआत करते हैं हम एनवायरमेंट की प्रीलिम स्पेशल प्रोग्राम से। उससे पहले आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि यूपीएससी एनवायरमेंट के प्रोग्राम से रिलेटेड कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पूछता है। देखिए, जब एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी की बात आती है तो यूपीएससी सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन पर फोकस नहीं करता है, परंतु इट फोकसेस ऑन द डेप्थ ऑफ द क्वेश्चन। कहने का मतलब यह है कि हम लोगों को एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी से रिलेटेड जो प्रीलिम्स के करंट अफेयर्स होते हैं उसमें अपनी रेंज को ब्रॉड करना है, रादर देन बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाना है। सो इट विल बी वन वर्ड, जैसे R2 कोड ऑफ प्रैक्टिसेस लास्ट 2022 में पूछा गया, या फिर ब्लू कार्बन क्या होता है ऐसी चीजें पूछ लेता है, या बेंजीन से पोल्यूटेंट्स किस तरीके से इंपैक्ट करते हैं या कहां से उसका सोर्स है वो पूछ लेता है, और ऐसा भी पूछ लेता है कि बायोमास को बर्न करने से कौन सी इंपॉर्टेंट गैसेस रिलीज होती हैं। सो इस तरीके से जब यूपीएससी क्वेश्चंस को फ्रेम करता है तो सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन पे नहीं जाता है, परंतु सिर्फ और सिर्फ रेंज को ब्रॉड करने की बात करता है। बिकॉज ऑफ द टाइम कंस्ट्रेंट वी विल नॉट बी एबल टू क्लियर एंड डील ऑल द टॉपिक्स। ऑब्वियसली हम लोग सारे टॉपिक्स को कवर नहीं कर सकते हैं इस छोटे समय में, परंतु जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और जो न्यूज में भी रहे हैं जिसमें कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की आवश्यकता होती है उसको स्टार्ट करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले, सबसे इंपॉर्टेंट, दैट इज इंटरनेशनल कन्वेंशंस। सी, इंटरनेशनल कन्वेंशंस पर एवरी ईयर देयर इज 1 or 2 or 3 क्वेश्चंस, वो हमेशा आते ही आते हैं। आप पास्ट ईयर के पेपर्स को एनालाइज करेंगे सो आपको ये पता चल जाएगा कि पास्ट ईयर के क्वेश्चंस किस प्रकार से एनवायरमेंटल इंटरनेशनल कन्वेंशंस पर फोकस करते हैं। स्टार्ट करते हैं हम अपनी बात 1972 से। देखिए, मैं बात करता हूं 1950s की। सो इट वॉज द टाइम पीरियड ऑफ द 1950s जब आपको यह देखने को मिलेगा कि 1950s एंड 1960s में एक्चुअली जो साइंटिस्ट थे वो ये बात को मानते नहीं थे। क्या बात को नहीं मानते थे? कि ह्यूमन इंड्यूस्ड एमिशंस की वजह से क्लाइमेट चेंज जैसा या ग्लोबल वार्मिंग जैसे कंसेप्ट्स हो रहे हैं या मौजूद हैं। एक्चुअल में अर्थ के अंदर ओवर द टाइम पीरियड जब आप ज्योग्राफी पढ़ते हैं आपको यह बात पता होगी, समय समय पर ग्लेशिएशंस होते हैं, वार्मिंग होता है, एंड देन अगेन ऐसा प्रोसेस चलता आया है। सो व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग? ग्लोबल वार्मिंग जस्ट एक कंसेप्ट है जिसमें यह बोला जाता है कि अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता ही जा रहा है। जब अर्थ के टेम्परेचर की राइजिंग की बात करी जाती है या फिर सी लेवल राइज की बात करी जाती है या क्लाइमेट चेंज की बात करी जाती है, 1950s और 60s में साइंटिस्ट का मानना था कि यह सिर्फ और सिर्फ एक नेचुरल फिनोमिना है। परंतु आपको देखने को मिलेगा यह सिर्फ एक नेचुरल फिनोमिना नहीं है, एंड द वर्ल्ड इवेंचुअली, you know, later or sooner one has to realize that it is human emissions that is causing all these disruptions. So human emissions की वजह से जो प्रोसेस था क्लाइमेट चेंज का जो नेचुरली होता आया है अर्थ पर वो इंक्रीज हो चुका है। सो इस प्रोसेस को हम लोगों ने इंड्यूस कर दिया है, इंक्रीज कर दिया है, फर्दर बढ़ा दिया है। अब 1970s में पहली बार वर्ल्ड इस बात को रिकॉग्नाइज करता है और 1972 में स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस होती है। इन दिस स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस पहली बार इस बात को माना जाता है कि दैट द अर्थ इज ओनली वन, देयर इज ओनली वन अर्थ एंड वी नीड टू प्रोटेक्ट इट, एंड इट इज ह्यूमन एमिशंस दैट इज कॉजिंग ऑल दीज थिंग्स। सो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस आप पढ़ भी चुके होंगे, जस्ट एक मैं आपको बैकग्राउंड देना चाहता हूं ताकि आपको वो इंपॉर्टेंट कन्वेंशंस समझ में आ सके। सो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस पर्टिकुलरली किस चीज पर फोकस करता है कि अर्थ को प्रोटेक्ट करा जाए एंड वेरियस अदर इश्यूज। बट इसका रिजल्ट क्या रहा? देखिए, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस वाज इन न्यूज। व्हाई इट वाज इन न्यूज? बिकॉज इसी साल मतलब 2022 में स्टॉकहोम को 50 साल पूरे हो चुके हैं। सो इट इज स्टॉकहोम 50. So Stockholm 50, this was a particular current affairs that it was in news. So Stockholm conference
50 साल पूरे करता है 2022 में, परंतु यूपीएससी आपसे एक सवाल पूछ सकता है, व्हाट इज दी result of the Stockholm Conference? Then the result of the Stockholm Conference is UNEP, that is United Nations Environment Program. कहने का मतलब जब एक कॉन्फ्रेंस में बैठते हैं सारी कंट्रीज और वहां का क्या रिजल्ट निकल के आता है, तो रिजल्ट के रूप में आपको देखने को मिलेगा यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम निकल के आता है। देन आपको देखने को मिलेगा इसी बीच में 1987 में ब्रंटलैंड कमीशन बैठती है, Brundtland Commission, and this particular Brundtland Commission focuses upon sustainable development. Now again one another concept before you is what is sustainable development. देखिए गाइस, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि हम लोग डेवलपमेंट करें और डेवलपमेंट को इस प्रकार से करें ताकि फ्यूचर में जो रिसोर्सेज हैं वो प्रिजर्व रह सकें आगे आने वाली जनरेशंस के लिए। जैसा कि गांधी जी ने फेमसली ये बात बोली है, द वर्ल्ड हैज इनफ फॉर एवरीवन नीड्स बट नॉट फॉर एवरीवन ग्रीड्स। तो लालच की तो कोई परिभाषा ही नहीं है। यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि एक्चुअली किस चीज पर फोकस करा जा रहा है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक कंसेप्ट को जन्म देता है कि ग्रोथ होनी चाहिए या डेवलपमेंट। बिकॉज आप इकोनॉमिक्स में भी एक चीज पढ़ते हैं कि ग्रोथ इज अ क्वांटिटेटिव फिगर। ग्रोथ मत मींस हम लोग बोलते हैं कि जीडीपी बढ़नी चाहिए, बट क्या बढ़ती हुई जीडीपी हमेशा हम लोगों को यह चीज का पैमाना बता सकती है कि भारत के अंदर या विश्व के अंदर डेवलपमेंट हो रहा है? जी नहीं। देखिए, जरूरी नहीं है कि अगर आपकी घर के अंदर जीडीपी बढ़ती है, मतलब भारत का केक का साइज, अगर मैं जीडीपी को केक के साइज से बोलता हूं, तो अगर ये केक का साइज था मान लीजिए 2000 में, और 2022 तक आते आते हमारा केक का साइज या जीडीपी का साइज बड़ा हो चुका है या दुगना हो चुका है, जैसे आज की डेट में डॉलर 3.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, परंतु क्या हम लोग सस्टेन कर सकते हैं इस ग्रोथ के साथ? जी नहीं। बिकॉज एनवायरमेंट ऑल्सो प्लेज द की एंड इंपॉर्टेंट रोल, बिकॉज डेवलपमेंट इज अ वेरी वाइडर कंसेप्ट, इट इज अ क्वालिटेटिव फिगर विच ऑल्सो फोकसेस अपॉन लॉट ऑफ फैक्टर्स। इट ओनली डज नॉट take into account the GDP term, it also takes into account inequality. देखिए, किसी नेशन में अगर इनइक्वालिटी है तो हम ये नहीं बोल सकते कि डेवलप हो रहा है। हम ये नहीं बोल सकते अगर वहां के पुअर सेक्शन या वनरेबल सेक्शंस को प्रॉब्लम है, अगर हम नहीं बोल सकते उस कंट्री के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट है। एंड सिमिलरली एक राष्ट्र तब तक डेवलप नहीं माना जाता जब तक उसका एनवायरमेंट भी प्रिजर्व ना हो। सो वी शुड ऑल्सो टेक इन टू अकाउंट द एनवायरमेंटल परस्पेक्टिव into our GDP considerations, and this is also taught you in your economic classes. Growth versus development. Now what kind of development we are focusing upon? We want that kind of development into the future which focuses upon sustainability. Sustainability means that we are using the resources today but also take into account the uses बाई दी नेक्स्ट जनरेशन। क्या हम लोग अपने बच्चों को या आने वाली जनरेशन्स में धरोहर में देके जा रहे हैं? तो यह बहुत बड़ा मुद्दा है कि हम लोग शायद धरोहर में पॉल्यूशन देके जा रहे हैं, हम लोग धरोहर में जंगल नहीं देके जा रहे हैं। तो बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग डिफॉरेस्टेशन शायद ऐसा हो सकता है कि आने वाली पीढ़ियों को हवा या स्वच्छ हवा की बात पता भी ना हो। So we want to focus on sustainable development, but this sustainable development as a concept was first brought out by Brundtland Commission. It's in report. तो अपनी रिपोर्ट में सबसे पहली बार वो इस बात पर फोकस करते हैं। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कौन से 5 ईयर प्लान में भारत ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाले कंसेप्ट को भी इंक्लूड किया था। मैं इंक्लूसिव ग्रोथ की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सो आप इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं 5 ईयर प्लान्स, कौन से पंचवर्षीय योजना में भारत ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट जैसे कंसेप्ट को इंक्लूड किया था, वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। देन 1987 के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट एक मीटिंग होती है उसे बोलते हैं अर्थ समिट। देखिए, इस अर्थ समिट या रियो अर्थ समिट भी इसको बोलते हैं बिकॉज इट हैपेंड इन रियो डी जेनेरियो, दैट इज इन ब्राजील। तो ब्राजील में एक समिट होती है 1992 में, अर्थ समिट, और इस अर्थ समिट के अंदर नेशंस ये बात समझ चुके हैं कि विश्व खतरे में है, अर्थ खतरे में है, हम लोगों को कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस या कन्वेंशंस को लाना पड़ेगा जो हर राष्ट्र को फुलफिल करना पड़ेगा ताकि अर्थ को प्रिजर्व और प्रोटेक्ट किया जा सके। उसी के लिए आपको देखने को मिलेगा इस अर्थ समिट की 2 चीजें निकल के आती हैं।
देखिए इस अर्थ समिट से दो चीजें निकलती हैं। पहली चीज क्या निकलती है, कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, तीन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स निकलते हैं इस अर्थ समिट से। कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, देखिए एक है रियो डिक्लेरेशन। रियो डिक्लेरेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर फोकस करता है। सेकंड फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स, ये बोलता है कि फॉरेस्ट को किस तरीके से प्रिजर्व करा जाए, उससे रिगार्डिंग कुछ प्रिंसिपल्स मेंशन कर देते हैं। एंड एजेंडा 21 की द 21st सेंचुरी शुड फोकस अपॉन व्हाट पैरामीटर्स, उसके लिए एजेंडा 21 लाया जाता है। एजेंडा 21 भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर ही फोकस करता हुआ देखने को मिलेगा। सो तीन डॉक्यूमेंट्स रिलीज किए जाते हैं बाय दी अर्थ समिट। नेक्स्ट आपको देखने को मिलेगा कि सिर्फ तीन डॉक्यूमेंट्स नहीं निकलते हैं, यहां से तीन कन्वेंशंस भी साइन करने के लिए दे दिए जाते हैं। So now these three conventions are being given, इन तीन कन्वेंशंस को आगे दिया जाता है और बोला जाता है कि इस पर सिग्नेचर करने के लिए कौन कौन सी कंट्रीज एग्री करती हैं। कौन कौन से कन्वेंशंस को दिया जाता है उसको भी देख लेते हैं हम लोग एक बार। See, there are three conventions. First convention is known as UNFCCC, that is United Nations Framework Convention on Climate Change. That is, it focuses upon climate change. And this is United Nations framework. It means it is under the aegis of United Nation. United Nation means सारी countries आपस में मिल करके एक framework को decide करती हैं, and that is on climate change. Next is your United Nations Convention on Biological Diversity. ओके, नाउ व्हाट इज बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी? बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का मतलब होता है स्पीशीज की कितनी रिचनेस एंड इवननेस मौजूद है एक जगह पर। दूसरे शब्दों में आपसे मैं बोल सकता हूं कि व्हाट इज एंड हाउ मच वेराइटी of flora and fauna is present in a particular location, it means it is high biodiverse. कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा कि भारत के कौन से बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स मौजूद हैं। सो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स 1988, दैट इज इट वॉज गिवन बाय नॉर्मन मेयर्स। तो नॉर्मन मेयर्स के द्वारा दिया गया जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का कंसेप्ट है, उसमें भारत की कौन कौन सी जगहें बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं जहां पे स्पीशीज रिचनेस है, हाई एंडेमिज्म है। एंडेमिज्म का मतलब वो स्पीशीज सिर्फ और सिर्फ भारत में ही मौजूद हैं और कहीं पर मौजूद नहीं होती हैं। एंड रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन हाई होता है, थ्रेट बहुत ज्यादा होता है। ऐसे कौन सी चार जगहें हैं भारत के अंदर बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के तहत? प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए। नेक्स्ट आपको देखने को मिलेगा थर्ड जो डॉक्यूमेंट के साथ एक कन्वेंशन रिलीज करा गया था, दैट वाज यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। Now, what is this desertification? Desertification का मतलब होता है कि increasing trend towards deserts. देखिए हमारे यहां पर कई सारे पेड़ पौधे हैं। मान लीजिए एक जगह है जहां पर एक हाई बायोडाइवर्स रीजन है, बहुत सारे फ्लोरा एंड फौना मौजूद हैं, मतलब प्लांट्स एंड एनिमल स्पीशीज आर प्रेजेंट, बट देयर इज अ इंक्रीजिंग ट्रेंड। इंक्रीजिंग ट्रेंड किस तरीके से बनता जा रहा है कि ये जो एक फर्टाइल लैंड है जहां पर कार्बन डाइऑक्साइड स्टोर होती है बाय दी प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये सारे ट्रीज क्या करते हैं, ये सारे ट्रीज फोटोसिंथेसिस के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एक मेजर ग्रीन हाउस गैस है उसको कैप्चर करते हैं, अर्थ के अंदर एक बैलेंस क्रिएट करते हैं। बट व्हाट हैपेंस इफ दिस पर्टिकुलर लैंड बिकम्स अ डेजर्ट? डेजर्टिफिकेशन प्रोसेस इसी को बोला जाता है। सो दिस इंक्रीजिंग ट्रेंड टुवर्ड्स डेजर्टिफिकेशन को रोकने की बात करता है कौन? ये कन्वेंशन। सो इन तीन कन्वेंशन पे आप डिस्कशन करते हैं। देखिए सबसे पहले है यूएनएन, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, दैट इज यूएनएफसीसीसी। इस यूएनएफसीसीसी के अंदर वैसे तो आप लोग जानते ही होंगे यूएनएफसीसीसी की फर्स्ट मीटिंग होती है बर्लिन, और वहां पे बर्लिन मैंडेट साइन होता है 1995 के अंदर। फिर 1997 के अंदर आप जानते ही होंगे, ये आप पढ़ चुके हैं, 1997 इज वेरी फेमसली नोन एज क्योटो प्रोटोकॉल। नाउ इस क्योटो प्रोटोकॉल को क्या बोला जाता है? देखिए ये एक प्रोटोकॉल लाया गया उस कन्वेंशन को लागू कराने के लिए। प्रोटोकॉल का मतलब होता है किसी भी कन्वेंशन को एनफोर्स कराने के लिए, उसके अंदर बाइंडिंग टारगेट्स बनाने के लिए प्रोटोकॉल लाया जाता है। दिस वाज लीगली बाइंडिंग।
नेक्स्ट आपको देखने को मिलेगा इस क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर क्या चीजें रखी गई थी। क्योटो प्रोटोकॉल में आप लोगों ने डिवाइड किया था NX1, NX2, नॉन NX एंड लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर। तो देयर वर 3 ग्रुप्स, 3 ग्रुप्स बनाए गए थे और इन 3 ग्रुप्स में क्या बोला गया था कि NX1 और NX2 को क्या दिया जाएगा, बाइंडिंग टारगेट्स, मतलब ये अपने टारगेट्स को ब्रीच नहीं कर सकते थे। नॉन NX कंट्रीज वो कंट्रीज हैं जो अपने टारगेट्स को ब्रीच कर सकती हैं, मतलब वॉलेंट्री टारगेट्स दिए गए थे इन्हें। एंड लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज को नो टारगेट्स वर गिवन। आई होप आप बहुत अच्छे से क्लियर होंगे क्योटो प्रोटोकॉल से। एंड इफ यू आर नॉट क्लियर, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप चाहते हैं क्योटो प्रोटोकॉल पे एक डिटेल्ड सीरीज बनाई जाए, बिकॉज क्योटो प्रोटोकॉल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज ऑलवेज इन न्यूज। और वो न्यूज में क्यों रहता है, बिकॉज ऑफ द कार्बन ट्रेडिंग मैकेनिज्म। देखिए यहां पर क्या बोला गया, मैं आसान शब्दों में आपको बताने का एक प्रयास करता हूं। हम लोग क्या चाहते हैं, 1997 में हम लोगों को यह बात समझ में आ गई, किसी भी तरीके से अर्थ के ग्लोबल वार्मिंग या जो ये ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है इसको रोकना है। नाउ व्हाट इज दिस ग्रीन हाउस इफेक्ट? ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है? फॉर एग्जांपल मैं आपसे बोलता हूं, देयर आर सर्टेन गैसेस इन द एटमॉस्फेयर, बिकॉज एटमॉस्फेयर क्या है, इट्स अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। सर्टेन गैसेस हमारे एटमॉस्फेयर में होती हैं जो एक्चुअली क्या करती हैं, एक रोल प्ले करती हैं ब्लैंकेट की तरह। ब्लैंकेट मींस इट डज नॉट लेट द आउटगोइंग सोलर रेडिएशन। देखिए सोलर रेडिएशन तो आप जानते ही हैं कि सन है और सन से 10 सोलर रेडिएशंस कम। सन से जो सोलर रेडिएशन आती है शॉर्ट वेव्स के फॉर्म में आती है, बट इट गोज फ्रॉम लैंड, और जब वो लैंड से रिलीज होती है तो लॉन्ग वेव में रिलीज होती है। बट ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या करता है, इन ही गैसेस की वजह से उस अर्थ के टेम्परेचर को रिलीज नहीं होने देता है, मतलब ये जो सोलर रेडिएशंस आई हैं ये वापस नहीं जा पाती हैं। एक तरीके से एक ब्लैंकेट की तरह काम करती हैं ये गैसेस। और ये गैसेस का जो नेचर है वो क्या करता है, एक तरीके से हीट क्रिएट करता है प्लैनेट के ऊपर। सो सर्टेन गैसेस के नाम आप जानते ही हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन। ये दोनों ही बहुत ज्यादा डेंजरस गैसेस मानी जाती हैं। बहुत सारी ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं। सो दीज ग्रीन हाउस गैसेस पर्टिकुलरली फोकसेस अपॉन व्हाट, दीज ग्रीन हाउस गैसेस एक तरीके से अर्थ के टेम्परेचर को राइज करते हुए देखने को मिलेंगी। नाउ व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू इन द क्योटो प्रोटोकॉल इज दे वांट टू फोकस ऑन सर्टेन गैसेस। देयर आर सर्टेन गैसेस, 6 गैसेस को इन्होंने पहले चूज किया, उसके बाद 2012 में एक और गैस को ऐड किया। वो कौन सी गैस है जो 2012 के दोहा अमेंडमेंट से ऐड हुई थी, इस बात को कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट गैस है वो। तो देखिए यहां पर क्या करा गया, कार्बन डाइऑक्साइड एक मेजर रूप से कम करने की बात करी गई। अब कम किस तरीके से किया जाएगा, इसको बोला गया कि हम लोग सबको कुछ टारगेट्स देंगे, मतलब हर कंट्री को कुछ टारगेट्स दिए जाएंगे। बट टारगेट्स क्या हर एक को दिए जा सकते हैं? जी नहीं। इसीलिए एक मैकेनिज्म आया, दैट इज CBDR, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। वाई? बिकॉज अगर आप चाहते हैं कि लीगली बाइंडिंग बना दिया जाए और कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशंस अब कोई भी कंट्री ना करे, तो डेवलपिंग कंट्रीज इस बात पर आगे आकर के खड़े हो गए, बिकॉज डेवलपिंग कंट्रीज आर दोस कंट्रीज दैट आर स्टिल इन द फेज ऑफ डेवलपमेंट, and the developed countries are the ones those who contributed to the entire greenhouse effect that today we are facing. That is, the global warming emissions that today we are facing was once done by the big villains, and that are developed nations. तो developed nations ने इंडस्ट्रियलाइजेशन किया, कई सारी ग्रीन हाउस गैसेस एमिशंस को रिलीज किया, एंड नाउ दे वांट कि डेवलपिंग कंट्रीज भी ग्रीन हाउस एमिशंस ना करें, ऐसी गैसेस को रिलीज ना करें। बट आप मुझे बताइए, क्या थर्मल प्लांट्स को हम लोग बंद कर सकते हैं? जी नहीं। वी कैन नॉट स्टॉप दी थर्मल प्रोडक्शंस। हम लोग कोल का यूसेज क्या आज बंद कर सकते हैं? जी नहीं। बिकॉज वी आर फेसिंग फ्रॉम अनएम्प्लॉयमेंट, हम लोग फेस कर रहे हैं कई सारी ऐसी प्रॉब्लम्स। तो हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट, फूड सिक्योरिटी, आज हमारे पास पावर की इश्यूज हैं, तो वी हैव टू फोकस अपॉन कोल। सो एक बाइंडिंग टारगेट्स नहीं दिए गए डेवलपिंग को, दैट इज वाई डेवलपिंग को ब्रीच करने का अलाउ किया गया और वॉलेंट्री टारगेट्स दिए गए।
लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज जैसे अफ्रीकन कंट्रीज पर्टिकुलरली जो बहुत ज्यादा ही गरीब हैं, उनको कोई टारगेट्स नहीं दिए गए। बट सबसे पहले एंड मेजर इंपॉर्टेंट टारगेट्स एनेक्स 1 एंड एनेक्स 2 को दिए गए। एनेक्स 1 और एनेक्स 2 में क्या फर्क है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एनेक्स 1 कंट्रीज वो कंट्रीज हैं पर्टिकुलरली जो ओईसीडी के अंदर आती हैं या फिर ट्रांजिशन स्टेज में होती हैं, और सभी डेवलप्ड कंट्रीज एनेक्स 2 में रख दी गई। सो यहां पर कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज का मतलब है कि हर एक व्यक्ति की, हर एक कंट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी जरूर बनती है कि वो ग्रीन हाउस के एमिशंस को कम कर दे, परंतु हर एक की क्या इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी है? जी नहीं। ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी बनती है? डेवलप्ड नेशंस की, एंड उसके बाद डेवलपिंग नेशंस को दिया गए टारगेट्स। ये क्योटो प्रोटोकॉल से रिलेटेड एक और चीज आपको पता होनी चाहिए कि फर्स्ट क्योटो प्रोटोकॉल कब एनफोर्स हुआ? 2005 में। आया कब था? 1997 में। और आपको देखने को मिलेगा फर्स्ट टारगेट, फर्स्ट फेज 2008 से 2012 तक। फिर 2012 में दोहा अमेंडमेंट होता है, और इस दोहा अमेंडमेंट में ये कंट्रीज फिर से डिसाइड करती हैं, क्या डिसाइड करती हैं कि अगले 8 साल के लिए, दैट इज फ्रॉम 2013 ऑनवर्ड्स टिल 2020, क्योटो प्रोटोकॉल को और एक्सटेंड कर दिया जाए। दैट इज इट इज द सेकंड फेज ऑफ क्योटो प्रोटोकॉल। तो याद रखिएगा क्योटो प्रोटोकॉल कब से लेके कब तक रहा? 1997 में तो आया, 2005 तक आते आते मिनिमम नंबर ऑफ कंट्रीज दैट इज 55 कंट्रीज ने उसे रैटिफाई किया। 2008 से 2012 का पहला फेज निकला। 2012 में दोहा अमेंडमेंट हुआ, और दोहा अमेंडमेंट के बाद अगले 7 साल बाद 2020 तक क्योटो प्रोटोकॉल की अवधि रहती है। दैट इज अ टाइम पीरियड। और आफ्टर 2020 क्या चालू हो चुका है आज की डेट में? पेरिस एग्रीमेंट। नाउ 1997 का ये जो एक प्रिंसिपल है, इसी में बोला गया कि बाइंडिंग टारगेट्स तो दे दिए गए हैं, बट डेवलप्ड कंट्रीज चाहें तो इसको तोड़ भी सकती हैं। उसके लिए फ्लेक्सिबल मैकेनिज्म्स भी निकाले गए थे। आई होप आप लोग इस फ्लेक्सिबल मैकेनिज्म से काफी ज्यादा क्लियर होंगे। मैं आपको सिर्फ और सिर्फ बता रहा हूं फ्लेक्सिबल मैकेनिज्म्स। यूपीएससी कैन आस्क यू दिस, बट इट इज वेरी इन डिटेल्ड मैनर। अगर आप चाहते हैं कि इस पर डिटेल्ड सीरीज बनाई जाए या डिटेल्ड वीडियो बनाई जाए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो फ्लेक्सिबल मैकेनिज्म के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं? देखिए, एक होता है जॉइंट इंप्लीमेंटेशन। मैं सिर्फ आपको जल्दी जल्दी प्रीलिम स्पेसिफिक चीजों पर फोकस कर रहा हूं। तो जॉइंट इंप्लीमेंटेशन में आप याद करिए, जॉइंट इंप्लीमेंटेशन क्या होता है? एक एनेक्स कंट्री जब दूसरे एनेक्स कंट्री में क्या कर देती है? इन्वेस्टमेंट। किससे रिलेटेड? कार्बन को कम करने वाली ऐसी टेक्नोलॉजीज अगर इंस्टॉल कर दिया जाए यूएसए के द्वारा कनाडा के अंदर, तो जितनी कार्बन एमिशंस को वो कम कर पाएगा उतने ही उसको कार्बन क्रेडिट्स इशू हो जाएंगे। याद करिए, हर एक कंट्री को क्या दिए गए थे क्योटो प्रोटोकॉल में? कार्बन क्रेडिट्स। एंड इसके बाद जॉइंट इंप्लीमेंटेशन के बाद आता है सीडीएम, दैट इज क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। और इसमें बोला था एक एनेक्स कंट्री क्या कर सकती है नॉन एनेक्स कंट्री में ये सारे काम। एंड थर्ड, आप जानते हैं क्या था? इंटरनेशनल एमिशंस ट्रेडिंग, दैट इज एमिशंस का इंटरनेशनल मार्केट बनाया जाए। तो एक मार्केट होना चाहिए जहां पर इंटरनेशनल एमिशंस को ट्रेड कर सकते हैं कंट्रीज, यहां से ले सकती हैं कार्बन क्रेडिट्स। देखिए, टाइम नहीं है इसको डिटेल में पढ़ाने का, बट आई होप आप ये क्लियर होंगे। सो लेट अस नाउ मूव फॉरवर्ड। और मुझे जो आपको बताना था मैं आपको वो बताता हूं। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज इज द सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ द यूएनएफसीसीसी। तो देखिए, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज की जो सबसे प्रमुख बॉडी है उसे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज बोलते हैं, तभी उसको हम शॉर्ट रूप में कॉप के नाम से जानते हैं, COP। ये जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है ये समय समय पर होती आई है। 1995 में पहली हुई थी बर्लिन में, और 2027 में इजिप्ट के अंदर हुई है। And that is why 2022 it happened in Egypt and it is in current affairs। तो देखिए यहां से कौन कौन सी चीजें निकली, मैं सारी की सारी चीजें आपके लिए एक जगह लेकर के आ गया हूं। यूपीएससी कैन सिंपली आस्क यू व्हाट वर द फाइनल रिजल्ट्स फ्रॉम दी COP27, कि COP27 से कौन कौन सी चीजें निकली, तो वो आपको पता होनी चाहिए। देखिए, COP27 से क्या क्या निकला है। एक है लॉस एंड डैमेज फंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फंड वाज एस्टैब्लिश्ड अंडर द यूनाइटेड नेशंस। अब देखिए, लॉस एंड डैमेज फंड क्या होता है पर्टिकुलरली, इसको जानने के लिए सबसे पहले आपको एक चीज समझनी पड़ेगी। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ फंड्स दैट
ऑल द कंट्रीज वर ऑलवेज डिमांडिंग। एक था अडेप्टेशन फंड, एक था मिटिगेशन फंड, and third one is known as loss and damage fund. Now for फर्स्ट अडेप्टेशन फंड की बात करते हैं। नाउ व्हाट इज दिस अडेप्टेशन फंड गाइस? देखिए अडेप्टेशन फंड 2001 में आया। मेरे को उस कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का नाम कमेंट सेक्शन में बताइए, कौन से कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज? मैं आपको बता चुका हूं 2001 में आया है, बट कहां पर हुई थी ये 2001 की मीटिंग जहां से अडेप्टेशन फंड का कंसेप्ट आया था? चलिए बात करते हैं अडेप्टेशन फंड की। व्हाट इज दिस फंड? दिस फंड पर्टिकुलरली फोकसेस अपॉन कि कंट्रीज को आप बोल रहे हैं, जैसे कि डेवलप्ड कंट्रीज हमेशा से बोलती आई हैं कि हम लोगों पर ही बाइंडिंग टारगेट्स हैं, मतलब हम लोग तो ब्रीच नहीं कर सकते कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशंस, बट डेवलपिंग कंट्रीज कर रहे हैं। और इसी पैरामीटर को बोलने के लिए डेवलपिंग कंट्रीज पर हमेशा एक प्रेशर बनाया जाता है, जैसे भारत पर, चाइना पर, ऐसी कई सारी कंट्रीज पर प्रेशर बनाया जाता है कि आपको क्या करना है, यू नीड टू फोकस मोर ऑन रिड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस और द ग्रीन हाउस गैसेस एमिशंस। बट हम लोग क्या कर सकते हैं? जी नहीं, बिकॉज अगेन देयर इज अ कंसेप्ट नोन एज ग्रोथ। देखिए ग्रोथ इज ऑल्सो वेरी एसेंशियल। अगर हमें वर्ल्ड में एक मेजर लीडर बनना है या पॉवर्टी को खत्म करना है, अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म करना है, वी ऑल्सो नीड व्हाट? मनी, एंड वी ऑल्सो नीड ग्रोथ, वी ऑल्सो नीड डेवलपमेंट। तो फिर यहां पर बोला जाता है डेवलप्ड कंट्रीज से एक रिक्वेस्ट रखी जाती है या फिर उनके सामने एक प्रस्ताव रखा जाता है कि अगर आप ये बात बोलते हैं कि हम भी कार्बन एमिशंस को कम करें, लाइक इंडिया इज टेलिंग टू ऑल द मेंबर्स, डेवलप्ड नेशंस को बोला जाता है कि अगर आप ऐसा चाहते हैं कि हम भी ये कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशंस को कम करें, सो आप हम लोगों को एक फंड बना के दीजिए, आप हमें पैसा दीजिए ताकि हम ग्रीन एनर्जी की जो टेक्नोलॉजीज हैं उसे इंप्लीमेंट कर सके, अडेप्ट कर सके अपने घर में। फॉर एग्जांपल आज हम पढ़ेंगे ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। सो आप चाहते हैं कि हम लोग रेन्यूएबल एनर्जी पर शिफ्ट हो जाएं, आप चाहते हैं कि सोलर एनर्जी से हमारे रिसोर्सेज आए, हमारी बिजली कोयले से नहीं विंड से बने, जियोथर्मल से बने, आप चाहते हैं बायोगैस प्लांट्स भारत में आए। वी नीड मनी बिकॉज डेवलपिंग कंट्रीज के पास अडेप्टेशन के लिए पैसा नहीं है, प्लस टेक्नोलॉजी भी नहीं है। सो अडेप्टेशन फंड बनाया गया 2001 में। Now what is this mitigation fund? This mitigation fund is there should be a mechanism कि जहां पर जो डिजास्टर आ चुका है या जो चीज हो चुकी है या होने वाली है उसको मिटिगेट किया जा सके, उसकी प्रॉब्लम्स को कम से कम किया जा सके। एक मिटिगेशन फंड को भी एस्टैब्लिश करने की बात करी गई डेवलपिंग कंट्रीज के द्वारा। And third one is loss and damage fund. Now this loss and damage fund is particularly that kind of fund जो ये बोलता है कि small island developing states, जिसको हम SIDS बोलते हैं और इनका एक एसोसिएशन होता है उसे हम ओएसिस बोलते हैं, that is Alliance of Small Island States. स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स मतलब वो कंट्रीज या वो स्टेट्स जो आज की डेट में उस क्लाइमेट चेंज के एमिशन की वजह से प्रॉब्लम में आ चुकी हैं और यहां पर लॉस और डैमेज हो चुका है। देखिए यहां पर बात करी जा रही है मिटिगेशन की, कि किस तरीके से मिटिगेट किया जा सके, प्रॉब्लम्स को खत्म किया जा सके। यहां पर बात हो रही है अडेप्टेशन की, यहां पर बात हो रही है कि लॉस एंड डैमेज हो चुका है, वो कंट्रीज आज भुगत रही हैं। ऐसे कई सारे नेशंस हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपको देखने को मिलेगा मालदीव्स जो है आज की डेट में अपनी कंट्रीज के अंदर एक फ्लोटिंग आइलैंड को बनाने की बात कर रहा है। फ्लोटिंग आइलैंड मींस देयर विल फ्लोटिंग हाउसेस पर्टिकुलरली। क्यों? क्योंकि आने वाले समय में सी लेवल राइज होने वाला है बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव हीट, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। सो यहां पर बोला जा रहा है कि लॉस एंड डैमेज फंड को एस्टैब्लिश करा जाए और इसी लॉस एंड डैमेज फंड को पहली बार कंट्रीज मतलब डेवलप्ड कंट्रीज ने हामी भर दी है। इसलिए ही तो कॉप 27 इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए ही कॉप 27 इतना ज्यादा न्यूज में रहा, क्योंकि देखिए अडेप्टेशन फंड से रिलेटेड जो बातें थी 2001 में मान ली गई थी, वहां पर करीबन बात करी जा रही थी कि करीब हम $100 बिलियन का एक फंड बनाएंगे। आज की डेट में वो कितना है? $33 बिलियन। ये एक अलग समस्या है। तो डेवलप्ड कंट्रीज ने 2015 के बाद से बोला था कि हम लोग $100 बिलियन का फंड बनाएंगे एडेप्टेशन के लिए। कितना रुपीस हैं वो? सिर्फ $33 बिलियन, क्योंकि कोई भी डेवलप्ड कंट्रीज ज्यादा पैसा देना नहीं चाहती है।
मिटिगेशन फंड भी एस्टैब्लिश करा गया है, बट पर्टिकुलरली मिटिगेशन फंड के नाम से मिटिगेशन फंड आज तक नहीं दिया गया है, बट इस पर हामी भर दी गई है। काफी साल से यह भी एक प्रॉब्लमैटिक कंडीशन थी, बट आज की डेट में लॉस एंड डैमेज फंड को एस्टैब्लिश कर दिया गया है। कितने रुपीस का लॉस एंड डैमेज फंड है? जी नहीं, अभी तक इस पर डिस्कशन नहीं हुआ है कि लॉस एंड डैमेज फंड कितने रुपीस का बनेगा या कितने डॉलर्स का बनेगा, इसका साइज क्या होने वाला है, उस पर कोई बातचीत नहीं हुई है। बट हां, कॉप 27 में नेशंस ने पहली बार इस बात को मान लिया है कि एक लॉस एंड डैमेज फंड नाम की चीज होनी चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ी विजय रही है। किसके लिए विजय रही है? स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स, उन स्टेट्स के लिए जिनको आज की डेट में पूछा भी नहीं जाता है, बहुत छोटे राष्ट्र हैं, उनकी एक बहुत बड़ी जीत है। सो अगेन लेट अस कम बैक। तो देखिए कॉप 27 में क्या निकल के आया है, लॉस एंड डैमेज फंड। यहां पर बोला गया है $3.1 बिलियन फॉर अर्ली वार्निंग सिस्टम्स। देखिए अर्ली वार्निंग सिस्टम्स क्या होते हैं? इस तरीके के ऐसे सिस्टम्स बनाए जाएंगे जो कि हमें फ्लड्स, साइक्लोन्स, डिजास्टर्स, सुनामीज को पहले से ही इंफॉर्म कर दें, तो उससे लॉस एंड डैमेज बहुत कम हो पाएगा। तो हम लोग मिटिगेट कर पाएंगे, हम प्रिवेंट कर पाएंगे अपनी डिजास्टर्स को। सो अर्ली वार्निंग सिस्टम्स को भी एस्टैब्लिश करने की बात करी गई है। ओके, G7 के द्वारा एक लेड करा गया इनिशिएटिव है, दैट इज ग्लोबल शील्ड फाइनेंसिंग फैसिलिटी। सो बस नाम याद रखने हैं आपको, ग्लोबल शील्ड फाइनेंसिंग फैसिलिटी G7 का इनिशिएटिव है और कॉप 27 से ही निकला है। नेक्स्ट, अफ्रीका के अंदर एक कार्बन मार्केट इनिशिएटिव लाया जाएगा, जस्ट लाइक जो यूरोपियन यूनियन के अंदर एक कार्बन मार्केट इनिशिएटिव है, वो ही मार्केट इनिशिएटिव यहां पर भी लाया जाएगा। मैनग्रोव अलायंस पर भी बात करी गई है। मैनग्रोव्स क्या है? मैनग्रोव्स बहुत ही इंपॉर्टेंट इकोटोन में पाई जाने वाली स्पीशीज हैं, जो कि एक्चुअल में बफर या फिर मैं बोल सकता हूं एक तरीके से रिपेरियन बफर का काम करती है। सो मैनग्रोव्स आर वेरी एसेंशियल। आप पढ़ भी चुके होंगे मैनग्रोव से रिलेटेड, बट मैनग्रोव अलायंस और इंडिया ने ज्वाइन किया है क्या मैनग्रोव अलायंस? मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्या मोदी जी गए थे मैनग्रोव अलायंस को ज्वाइन करने? तो बताइए क्या भारत ने मैनग्रोव अलायंस ज्वाइन किया है कि नहीं। फिर इसी में भारत ने अपनी लॉन्ग टर्म एमिशन स्ट्रैटेजी भी दे दी गई है। सो इंडिया हैज प्रोवाइडेड द लॉन्ग टर्म एमिशन स्ट्रैटेजी, दैट इज LTLEDS। नेक्स्ट बात करते हैं हाँ जी, एक और इनिशिएटिव यहां से निकला था, सर्ज इनिशिएटिव। सो सर्ज इनिशिएटिव क्या है? कॉप 27 की प्रेसिडेंसी, दैट इज इजिप्ट, UN हैबिटेट और लोकल गवर्नमेंट फॉर सस्टेनेबिलिटी, ICLEI बोलते हैं, इन तीनों ने मिलाकर के एक सर्ज इनिशिएटिव किया है। व्हाट इज दिस सर्ज इनिशिएटिव? सस्टेनेबल अर्बन रेजिलियंस फॉर नेक्स्ट जनरेशन इनिशिएटिव। इट आल्सो फोकसेस अपॉन सस्टेनेबिलिटी, दैट इज अर्बन रेजिलियंस। अर्बन एरियाज में किस प्रकार से सस्टेनेबिलिटी को लाया जाए, उसी के लिए सर्ज इनिशिएटिव लाया गया है। नेक्स्ट देखिए, आई कैन इनिशिएटिव। आई कैन इनिशिएटिव इज इनिशिएटिव ऑन न्यूट्रिशन एंड क्लाइमेट चेंज। सो इट ऑल्सो फोकसेस अपॉन क्लाइमेट चेंज। और यहां पर क्या बात पर फोकस करा जा रहा है? क्लाइमेट चेंज की वजह से जो फूड के अंदर इनसिक्योरिटी आ रही है, या फिर जो क्रॉप्स खराब हो रहे हैं, या फिर न्यूट्रिशनल इश्यूज जो हो रहे हैं, उसको ठीक किया जाएगा। नेक्स्ट, enact is enhancing nature based solutions for accelerated climate transformation। so simply UPSC आपसे एक सवाल पूछ लेगा, बोलेगा भाई बताइए enact हाल ही में न्यूज में था, किससे संबंधित है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन का रिजल्ट है? तो आपको पता होना चाहिए कि कॉप 27 यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज का रिजल्ट ये है। चलिए अब बात करते हैं कॉप 26 की, बिकॉज देखिए कॉप 26 भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब कॉप 27 पढ़ रहे हैं तो कॉप 26 क्यों पढ़ना है, उसकी रेलेवेंस आपको 2 मिनट में समझ में आ जाएगी। कहां पर हुई थी ये? ग्लासगो में हुई थी। ग्लासगो कहां पर पड़ता है? कमेंट सेक्शन में बताइए। फटाफट कमेंट्स करते रहिए, जल्दी से कमेंट्स करते रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए और बताइए कि ग्लासगो समिट हुई थी, कहां पर हुई थी ग्लासगो समिट। चलिए यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आता है, ग्लासगो के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि एक्चुअल में देखिए जब कॉन्फ्रेंस होती है ना, कॉन्फ्रेंस के अंदर हर एक व्यक्ति को, जैसे पोडियम पे मैं आपके सामने खड़ा हूं, इसी प्रकार से हर एक व्यक्ति, या हर एक व्यक्ति मतलब वो एक कंट्री को रिप्रेजेंट करने वाला मेंबर होगा। तो भारत को भी रिप्रेजेंट करने वाले कोई हैं, तो हर एक व्यक्ति वहां पर आएंगे और वहां पर आकर के एक स्पीच दी जाती है, फाइनल स्पीच। जब फाइनल स्पीच आई
और देखिए कॉन्फ्रेंस के अंदर फाइनल स्पीच बोलने का मतलब है कि वो व्यक्ति वो बात को मान गया है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे बोलता हूं कल की क्लास की छुट्टी लेनी है क्या, तो आप सब अगर वो स्पीच आकर के पोडियम पे बोलते हैं कि हां जी हमें लगता है कल की क्लास की छुट्टी हो, तो इसका मतलब ही ये है कि आप वो बात को मान चुके हैं। तो यहां पर एक कॉन्फ्रेंस में रिपोर्ट दी गई और इस रिपोर्ट में डॉक्यूमेंट में एक वर्ड यूज करा गया था, फेज आउट ऑफ कोल। फेज आउट ऑफ कोल का मतलब है कि कोयले का इस्तेमाल ही खत्म कर दिया जाएगा। अच्छा, जब भारत की बारी आई उसी डॉक्यूमेंट को रीड करने की, तो भारत ने रीड करते करते डॉक्यूमेंट के अंदर वर्डिंग्स ही चेंज कर दी और क्या बोल दिया, इट इज नॉट फेज आउट बट इट इज फेज डाउन ऑफ कोल। मतलब हम लोग फेज आउट नहीं करने वाले हैं कोयले को, कोयले को खत्म नहीं कर सकते हम। अब हम लोग खत्म क्यों नहीं कर सकते हैं कोयले को, बिकॉज इसके पीछे भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर आ जाता है। देखिए कोयले को खत्म करना बहुत मुश्किल है आज की डेट में। वाई? बिकॉज भारत एक डेवलपिंग कंट्री है, भारत के रिसोर्सेस आज भी अगर आपको देखने को मिलेगा मोर देन 75% ऑफ आवर पावर एनर्जी किस पर बेस्ड है, कोयले पर ही बेस्ड है। सो इट इज वेरी मच इन प्रॉब्लमैटिक कंडीशन कि भारत तो नहीं शिफ्ट हो सकता, इसलिए भारत ने टॉपिक ही चेंज कर दिया, लाइन ही चेंज कर दी और क्या बोल दिया, फेज डाउन ऑफ कोल। नेक्स्ट आपको देखने को मिलेगा कि यहां पर एक चीज पर और फोकस करा गया है, दैट इज एनडीसी। एनडीसी दैट इज नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस। नाउ व्हाट आर नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस, इसका भी एक बार जल्दी से बैकग्राउंड चेक कर लेते हैं। देखिए मैं आपको बता ही रहा था कि कई सारे इनिशिएटिव्स आए थे और यूएनएफसीसी की कई सारी कॉन्फ्रेंस हुई थी। उस कॉन्फ्रेंस में 1997 में क्योटो आया और क्योटो कब तक चला, 2020 तक। बट व्हाट आफ्टर क्योटो, मैंने भी आपको बताया आफ्टर क्योटो इट वाज पेरिस एग्रीमेंट। बट मेरे को एक बात बताइए, क्या 2020 के बाद एकदम से पेरिस एग्रीमेंट आ गया था? जी नहीं, पेरिस एग्रीमेंट को लाने के लिए 2015 से ही बातचीत चालू हो गई थी। सो इट वाज इन COP21 दैट इज इन 2015 एंड इन दिस पेरिस में ये मीटिंग हुई थी और इसलिए ही इसको पेरिस एग्रीमेंट बोलते हैं। इस पेरिस एग्रीमेंट में कंट्रीज ने बोला है, क्या बोला है जल्दी से बताइए। देखिए कंट्रीज ने बोला है कि 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर फ्रॉम द प्री इंडस्ट्रियल लेवल, प्री इंडस्ट्रियल लेवल से अगर हम कंपेयर करते हैं तो हम 2 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर को बढ़ने नहीं देंगे। कहने का मतलब अगर प्री इंडस्ट्रियल लेवल में एवरेज टेम्परेचर, मैं जस्ट एक फिगर ले रहा हूं, 34 डिग्री सेल्सियस थे या 32 डिग्री सेल्सियस था, तो 34 को हम 36 नहीं होने देंगे। कब तक? 2100 तक। मतलब जब 2100 आ जाएगा तो उस समय का जो टेम्परेचर होगा वो 36 डिग्री से कम ही रहना चाहिए। इसके लिए पेरिस एग्रीमेंट आया और ये बोला कि हम होने ही नहीं देंगे। नेक्स्ट आपको देखने को मिलेगा क्या बोला कि 1.5 डिग्री सेल्सियस तक, दैट इज 1.5 डिग्री सेल्सियस तक हम लोग ट्राई करेंगे, एम करेंगे, अचीव करने की कोशिश करेंगे। सो दिस इज व्हाट वी वांट टू अचीव। मतलब एक एम्बिशियस टारगेट रखा गया, बोला गया कि भाई 1.5 डिग्री सेल्सियस तक हम अचीव करने की कोशिश करेंगे और 2 डिग्री सेल्सियस से कम हम हमेशा रखेंगे ही रखेंगे, इससे ज्यादा तो बढ़ने देंगे ही नहीं 2100 तक। अब आपको देखने को मिलेगा कि 2015 के बाद 2016 में पेरिस एग्रीमेंट लागू हो गया, बट पेरिस एग्रीमेंट जो एक्चुअली चालू होता है वो 2020 के बाद से होता है। बिकॉज 2020 के बाद से हर 5 साल के लिए कंट्रीज को अपनी नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस देने पड़ते हैं, दैट इज एनडीसी देना पड़ता है। नाउ व्हाट इज दिस एनडीसी? देखिए क्योटो प्रोटोकॉल में सबको टारगेट्स दिए गए थे, ऊपर से टारगेट्स प्रोवाइड करे गए थे कि आपको इतना करना है, एनएक्स को इतना करना है, नॉन एनएक्स को इतना करना है। करेक्ट? नॉन एनएक्स अगर नहीं भी कर पाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एनएक्स के लिए बाइंडिंग है और उनके लिए कुछ फ्लेक्सिबल मैकेनिज्म भी हैं जो क्योटो के अंदर आप पढ़ भी चुके होंगे। यहां पर बोला गया है नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस, मतलब एक राष्ट्र 2020 के बाद खुद से बताएगा कि वो क्या कंट्रीब्यूट करने वाला है नेशन को प्रिजर्व करने में, या कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशंस को या ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशंस को कम करने के लिए। आप सब खुद से बताइए। जैसे एक तो है कि मैं आपसे बोलता हूं कि भाई आपको पढ़ना है 10 घंटे, ये था क्योटो प्रोटोकॉल, मैंने टारगेट दे दिया 10 घंटे आप पढ़ेंगे, 10 घंटे आप पढ़ेंगे, 10 घंटे आप पढ़ेंगे। आज
मैं आपसे पूछता हूं 2015 के बाद जब पेरिस एग्रीमेंट आया है तो उसमें मैंने आपसे पूछा है कि आप बताइए आप कितना पढ़ सकते हैं, तो नेशंस अपने अकॉर्डिंगली एनडीसी को प्रोवाइड करने लग गए हैं। तो देखिए भारत ने क्या किया है, एनडीसी को स्ट्रेंथन करने की बात करी गई है 2030 तक। तो कॉप 26 में भारत ने तो पहले ही एनडीसी को स्ट्रेंथन कर दिया है 2023 में। देखिए जब 2020 में भारत ने सबसे पहले एनडीसी दिए और 2022 तक आते आते ही भारत ने अपने एनडीसी को रिवाइज भी कर दिया है। तो 2023 तक आते आते भारत के एनडीसी पहले से ज्यादा हो चुके हैं, जबकि हर 5 साल में आपको एनडीसी प्रोवाइड करने थे। तो अगर आपसे पूछा जाए एनडीसी क्या है, एनडीसी पेरिस एग्रीमेंट का ही एक कंट्रीब्यूशन है। आई होप आप पढ़ भी चुके होंगे एनडीसी के बारे में और मेरी बात आप तक पहुंच रही होगी, क्योंकि प्रीलिम्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। सवाल उठता है कि एनडीसी के बारे में, क्या एनडीसी हर 5 साल में जो दिया जाएगा पिछले 5 साल से ज्यादा होगा या बराबर रह सकता है? आंसर इज हर 5 साल बाद जब आप अपने एनडीसी को रिवाइज करेंगे वो पहले से ज्यादा ही होगा, चाहे थोड़ा ज्यादा हो बट हमेशा एक्सेसिव होगा, मतलब एडवांस होगा। तो 2020 में जो भारत ने दिया था, ऑफिशियली भारत को 2025 में करना चाहिए था, बट भारत ने 2022 में ही अपने एनडीसी को रिवाइज कर दिए। तो यहां पर कंट्रीज को बोला जा रहा है कि 2030 तक आते आते अपने एनडीसीज को स्ट्रेंथन करें। क्यों स्ट्रेंथन करें? क्योंकि जब मैंने आपसे पूछा कि आप कितना पढ़ सकते हैं, तो मजे की बात यह है कि आपने 8 घंटा नहीं बोला, आपने बोला 15 मिनट 20 मिनट। ऐसा ही कंट्रीज ने किया है। कंट्रीज से जब पूछा गया आप क्या एमिशंस को कम करने के लिए टारगेट्स रखेंगे, कंट्रीज ने बहुत कम अपने एनडीसी दिए, जिससे कोई प्रभाव ही नहीं पड़ने वाला है। सो याद रखिएगा, एनडीसी को स्ट्रेंथन करने की बात करी गई, अबॉलिश करने की बात करी गई इनएफिशिएंट सप्लाईज ऑन फॉसिल्स। बोला है फॉसिल्स को प्रमोट नहीं करना है बल्कि फॉसिल्स को खत्म करना है, बिकॉज फॉसिल्स आर द मेजर रीजन फॉर द ग्रीन हाउस गैसेज एमिशंस। मेरे को कमेंट सेक्शन में एक बात बताइए, कौन कौन सी गैसेज फॉसिल फ्यूल्स के बर्निंग की वजह से निकल सकती हैं। मैं आपसे बोलता हूं कि एक बायोमास को या फॉसिल को जलाया जाता है या पेट्रोल को जलाया जाता है, क्रूड ऑयल को जलाया जाता है, कौन कौन से एमिशंस निकलते हैं वहां से। मतलब मेरा पूछने का यह है, कौन कौन सी गैसेस निकलती हैं? क्या कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है? यस और नो बताइए। क्या नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स निकलते हैं? यस और नो बताइए। क्या कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है? यस और नो बताइए। क्या मीथेन निकलता है? यस और नो में बताइए, फटाफट फटाफट बताइए। और मैं आपसे पूछता हूं, क्या यहां पर कौन सी गैस और निकल सकती है? क्या यहां से हम लोग बोल सकते हैं कि एक्चुअल में सल्फर निकल सकता है, सल्फर के ऑक्साइड्स निकल सकते हैं? तो बताइए। तो ये कुछ मेजर गैसेस हैं जो आपको पता होनी चाहिए। मैं आपको एक शॉर्टकट, एक ट्रिक बता देता हूं इन सारी गैसेस से रिलेटेड, जो यूपीएससी कई बार पूछ भी लेता है। फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड, देखिए कार्बन इज दी प्राइम मोस्ट कंपोनेंट, ऑर्गेनिक कंपोनेंट। कोई भी लिविंग चीज होगी, कोई भी ऑर्गेनिक मैटर होगा, मतलब प्लांट्स, लिविंग बींग्स, दैट इज एनिमल्स, ह्यूमंस, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कहीं पर भी जान है, लिविंग बींग्स हैं, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट इट इज मेड अप ऑफ कार्बन एटम। और अगर it is made up of carbon atom, then you need to understand that carbon dioxide will eventually be released. Now if I ask you nitrogen oxides, so if I ask you when does nitrogen oxides are being released, इसका सिर्फ और सिर्फ एक बेसिक ट्रिक याद रखिएगा, whenever there is high heat। ऑब्वियसली आपने कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल्स तो पढ़ ही लिया होगा, तो रेस्पिरेशन से तो निकलता ही निकलता है, बट फॉसिल फ्यूल से कहां से निकलता है? तो अगर मैं आपसे बोलता हूं नाइट्रोजन कहां से निकलता है, वॉल्केनोस से तो निकलता ही है, ऑब्वियस सी बात है। बट मैं पूछ रहा हूं आपसे, अगर आपको यह पता करना हो कि नाइट्रोजन कहां से निकलेगा, हाई हीट, दैट इज अराउंड 1200 डिग्री सेल्सियस। अगर 1200 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर होगा तो 110% वहां से नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स निकलेंगे। सो नाउ इफ यूपीएससी आस्क यू कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट से, कॉपर जहां बनता है, एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग प्लांट से, या फिर आपसे बोला जाए इंजन्स में से, जो हमारे इंजन्स होते हैं वो भी बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पर ऑपरेट करते हैं, हर जगह से नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स निकलते हैं। नेक्स्ट अगर आपसे पूछा जाए कार्बन मोनोऑक्साइड, इसके लिए सिर्फ एक चीज याद रखिएगा, इनकंप्लीट कंबशन। कहीं पर भी इनकंप्लीट कंबंशन होगा, मतलब आधी अधूरी तरीके से कोई भी चीज जल रही होगी, या और आसान भाषा में मैं आपको बोलता हूं, कोई भी चीज सुलग रही होगी, दैट इज जिसमें से धुआं निकल रहा होगा, 110% वहां से कार्बन मोनोऑक्साइड विल बी देयर। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए। देखिए
उज्ज्वला स्कीम आप सब जानते होंगे, उज्ज्वला स्कीम आई थी एलपीजी सिलेंडर्स के लिए, राइट, जिसमें हम लोगों ने बोला कि हर एक के घर तक एक एलपीजी सिलेंडर पहुंचेगा, पर्टिकुलरली जहां पर गांव में आज की डेट में चूल्हे पर काम होता था, अब एलपीजी सिलेंडर पहुंचेगा। मैं आपसे बोलता हूं, क्या मुझे एक बात बताओ, सीएनजी या फिर एलपीजी ये कंप्लीट पॉल्यूटेंट फ्री सोर्सेज हैं क्या? दोबारा से क्वेश्चन को सुन लीजिए, क्या सीएनजी एलपीजी ये पोल्यूटेंट फ्री सोर्सेज हैं? मतलब क्या इनमें से पोल्यूशन नहीं होता? या और अलग मैं आपको लेमैन टर्म्स में बोलता हूं, जो आपके घर का चूल्हा है, जब आप गैस ऑन करते हैं तो मुझे एक बात बताइए, क्या वहां से पोल्यूटेंट्स नहीं निकलते हैं? हां जी, बिल्कुल हां, वहां से भी पोल्यूटेंट्स निकलते हैं, बट जब आप लकड़ी को जलाते हैं तो उससे कम निकलते हैं। एक बात याद रखिएगा, जब कार्बन मोनोऑक्साइड को आपको कम करना है, उतना ही एफिशिएंसी से फ्यूल को जलाना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड कम निकले मात्रा में, तो क्या करिए, बेटर तरीके से फ्यूल को जला लीजिए। और यही तो मैं आपसे बोलने वाला हूं, और कनेक्ट करिए BS4 स्टैंडर्ड्स एंड BS6 स्टैंडर्ड्स। तो आप जानते होंगे BS4 और भारत स्टेज 4 और भारत स्टेज 6 2020 सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया, अप्रैल 2020 के बाद से BS6 के ही वाहन बिकेंगे, व्हीकल्स विल बी सोल्ड। तो BS6 में कौन सी गैसेस में कमी आएगी? बिकॉज वहां पर एक तरीके से क्या हो रहा है, एमिशंस को आप कम कर रहे हैं। किस तरीके से? फ्यूल को अच्छे से बर्न कर रहे हैं। सो कौन सा फ्यूल कम होगा? कार्बन मोनोऑक्साइड। जब कभी भी ढंग से नहीं जलेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगा। सिगरेट की धुएं में से क्या कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगा? जी हां, निकलेगा। अब बात करते हैं मीथेन की। मीथेन कहां कहां से निकलता है? देखिए, मीथेन के कुछ नेचुरल सोर्सेज हैं और कुछ ह्यूमन मेड सोर्सेज हैं। जैसे नेचुरल सोर्सेज आर टर्माइट्स। जब भी आप देखेंगे टर्माइट्स को, टर्माइट्स जब एक्चुअल में कुछ भी खाते हैं और उनके नेचुरल प्रोसेस के थ्रू वो मीथेन्स को रिलीज करते हैं। और क्या चीज को रिलीज किया जा सकता है यहां से? देखिए, नेचुरल सोर्सेज कहां से मीथेन निकलेगा? वॉल्केनो, परमाफ्रॉस्ट। परमाफ्रॉस्ट जब पिघल रहा है ना, व्हाट इज परमाफ्रॉस्ट? देखिए, परमाफ्रॉस्ट वो जगह होती है जो हमेशा आइस से ढकी रहती है। तो मैं बोल रहा हूं, बिकॉज ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग ऐसी वो जगहें भी अब पिघल रही हैं जो पहले आइस से ढकी हुई थी। सो मीथेन के क्रिस्टल्स होते हैं जो एक्चुअल में उस आइस के नीचे दबे हुए थे, परंतु हुआ क्या है, बिकॉज परमाफ्रॉस्ट पिघल रहा है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, सो मीथेन वहां से रिलीज हो रही है। एंड दिस मीथेन इज एक्चुअली हार्मिंग। याद रखिएगा। मुझे एक बात बताइए, कमेंट सेक्शन में आप पढ़ भी चुके होंगे ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल, तो मुझे यह बात बताइए कि कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन में सबसे ज्यादा मोर हार्मफुल क्या है? मीथेन ज्यादा हार्मफुल है या कार्बन डाइऑक्साइड? तो गाइज बताइए कमेंट सेक्शन में, और मुझे यह भी बताइए कि मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड में कौन सी गैस लंबे समय तक रहती है मौजूद। तो देखिए, मीथेन के सोर्सेज आप देख चुके हैं, नेचुरल सोर्सेज टर्माइट्स, वॉल्केनोस, परमाफ्रॉस्ट, और एक और है र्यूमिनेंट्स। देखिए, जितने भी चरने वाले जो आप जानते हैं, गाय को देखते हैं या फिर कैटल्स को देखते हैं, दोज आर र्यूमिनेंट्स, जहां पर उनके पास र्यूमिनेंट एक जगह होती है पेट में जहां पर वो अपने खाने को स्टोर कर लेते हैं और उसके बाद वापस से खाने को वापस लाते हैं, एंड देन दे च्यू। तो देखिए, जब आपने ये बात भी सुनी, देखी भी होगी, कई बार जब गाय और भैंस ये डकार मारते हैं तो इस डकार से, इस बर्प से भी क्या निकलता है? मीथेन। तो ये तो नेचुरल सोर्सेस हो गए। नाउ व्हाट आर मैन मेड सोर्सेस? मैन मेड सोर्सेस या फिर हम बोल सकते हैं एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेस कहां से निकलते हैं? तो मीथेन का एंथ्रोपोजेनिक सोर्स पता है क्या है? मीथेन का एंथ्रोपोजेनिक सोर्स है पैडी फील्ड्स। देखिए, जितने भी पैडी फील्ड्स हैं एग्रीकल्चर में, क्योंकि आप जानते हैं धान की खेती इट इज ऑलवेज डन अंडर लॉट ऑफ वाटर, तो वाटर बहुत ज्यादा होता है। और एक बात याद रखिएगा, मीथेन को याद करने का सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है। मीथेन कहां से निकलता है? जहां पर भी एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा। वेयर एवर देयर विल बी एनारोबिक रेस्पिरेशन, तो जहां पर भी एनारोबिक रेस्पिरेशन मींस लैक ऑफ ऑक्सीजन विल बी देयर, मीथेन विल बी रिलीज। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपसे पूछता हूं, सीवेज,
जो सीवेज की जगहें होती हैं या फिर जो गटर होते हैं, अगर आप उनको खोलेंगे तो क्या वहां से मीथेन निकलेगी? जी हां, बिकॉज लैक ऑफ ऑक्सीजन आर प्रेजेंट। सिमिलरली अगर मैं आपसे बोलता हूं बायोगैस, तो देखिए आप ये पढ़ भी चुके होंगे कि बायोगैस के जो प्लांट्स होते हैं उनको हम लोग अंडर दी सरफेस या ग्राउंड लेवल से नीचे की तरफ दफना करके रखते हैं या फिर उसका एक टैंक बना करके रखते हैं। क्यों? बिकॉज लैक ऑफ ऑक्सीजन वाले एनवायरनमेंट को क्रिएट करते हैं। और लैक ऑफ ऑक्सीजन से क्या होता है? बायोगैस मतलब जहां पर मीथेन होती है 70 to 80% वो निकलती है, और इसी मीथेन को हम लोग यूज कर सकते हैं एज अ क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी। सो आई गेस आप लोग लिंक कर पा रहे होंगे बातों को। नेक्स्ट आपको देखने को मिलेगा यहां पर सल्फर कहां से निकलता है। देखिए सल्फर साइकिल आप पढ़ चुके होंगे, और सल्फर साइकिल में आपने एक चीज देखी होगी, प्लांट्स एब्जॉर्ब सल्फर, एंड सल्फर थ्रू फूड चेन ह्यूमंस में भी मौजूद होता है एंड एनिमल्स में भी प्रेजेंट होता है। सो जब कभी भी एनिमल्स, ह्यूमंस या कोई भी लिविंग मैटर, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कोई भी लिविंग मैटर डिकम्पोज होगा या जलाया जाएगा, 100% सल्फर विल बी रिलीज्ड। और ओजोन तो आप जानते ही हैं। क्या ओजोन डायरेक्टली रिलीज होता है? जी नहीं, ओजोन इज अ सेकेंडरी पॉल्यूटेंट, मतलब ये डायरेक्टली रिलीज नहीं होता है किसी भी चीज को जलाने से। एक्चुअल में नाइट्रस ऑक्साइड और वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के इंटरैक्शन से हमें क्या मिलता है? ओजोन। ओजोन हमेशा सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है, मतलब खुद से नहीं बनता है। ग्राउंड लेवल ओजोन की बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि अपर एटमॉस्फेयर में, दैट इज इन द स्ट्रेटोस्फेयर, ओजोन इज वेरी बेनिफिशियल। व्हाई? कमेंट सेक्शन में बताइए। बिकॉज आप जानते होंगे ये बात, यूवी रेडिएशन से प्रोटेक्ट करता है। कौन सी यूवी रेडिएशन को वो पास होने देता है और कौन सी यूवी रेडिएशन को पास नहीं होने देता है? देखिए 3 तरीके की यूवी रेडिएशन होती है, ए, बी, सी। कौन सी अर्थ तक आ पाती है और कौन सी नहीं आ पाती है? कमेंट सेक्शन में बताइए, फटाफट, आपको पता होनी चाहिए ये बातें। चलिए वापस आते हैं हम लोग। तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि भारत ने क्या बोला है कि हम लोग अबॉलिश करेंगे इनएफिशिएंट सप्लाईज एंड सब फॉसिल्स, और ये सिर्फ भारत ने नहीं, सारे राष्ट्रों ने बोला है COP 26 में। व्हाई? बिकॉज फॉसिल्स को ज्यादा यूज करने से कई सारी ग्रीन हाउस गैसेस निकलती हैं। आई होप आपको ये बात अब क्लियर हो रही होगी। एक और चीज यहां पे बनी है, ग्लासगो डायलॉग फोरम। ग्लासगो डायलॉग फोरम मतलब एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट करा गया है। दिस इज अ प्लेटफॉर्म क्रिएटेड for those public, for those countries, those who want to discuss regarding the loss and damage fund, adaptation funds और mitigation funds। मतलब आने वाली जो कंट्रीज या आने वाली जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होने वाली है, उसमें जो भी डिस्कशन किए जाएंगे फंड से रिलेटेड, वो एक्चुअल में कहां पे किए जाएंगे? इस प्लेटफॉर्म पर। इस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल कर सकता है। नाउ कंट्रीज कैन यूज दिस प्लेटफॉर्म टू डिस्कस रिगार्डिंग द अडैप्टेशन, मिटिगेशन एंड लॉस एंड डैमेज फंड। ओके, एक चीज और याद रखिएगा, COP 26 में एक बात और बोली गई थी कि 2023 जरूरी क्यों हो जाता है। देखिए 2023 में करंट अफेयर्स में आपसे एक चीज पूछी जाएगी, ग्लोबल स्टॉक टेक। नाउ व्हाट इज दिस ग्लोबल स्टॉक टेक? ग्लोबल स्टॉक टेक बोला गया है कि 2020 में कंट्रीज ने सबसे पहली बार अपने एनडीसी को दिया होगा, नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस। सो यहां पर कंट्रीज क्या बोलती हैं? कहती हैं कि हम लोग चेक करेंगे कि 2020 में जो एनडीसी दिए थे उससे क्या प्रभाव पड़ा है आज की डेट में एनवायरमेंट के ऊपर। व्हाट इज द इंपैक्ट ऑन द एनवायरमेंट? वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड थ्रू द ग्लोबल स्टॉक टेक। ग्लोबल स्टॉक टेक मतलब सबका जायजा लिया जाएगा। ये 2023 में होना है और हर 5 साल में होगा। उसके बाद मतलब फिर होगा 2028 में, फिर होगा 2023 में, राइट? सॉरी 33। चलिए, उसी समय मोदी जी ने एक और कंसेप्ट भी दिया था विश्व को, जिसको बोला मिशन लाइफ। नाउ व्हाट इज दिस मिशन लाइफ? मिशन लाइफ इज लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट। लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट का मतलब क्या होता है कि नाउ वी नीड टू इंक्लूड द स्मॉल एंड सिंपल स्टेप्स इनटू द एनवायरमेंट। देखिए एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोगों को क्या करना है? एक्चुअल में हम लोग क्या करते हैं, जब कभी भी कोई बात होती है
कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को खत्म करके इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस या फिर वहां की सरकार या वहां की एनजीओस पर थोप देते हैं। बट क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग को रोका जाए? तो मोदी जी ने बोला कि मिशन लाइफ मींस लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट। इस तरीके से आप अपने आप को ढाल लीजिए कि आपके लाइफस्टाइल में ही एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी वाली चीजें इंक्लूड हो जाए। तो मिशन लाइफ क्या बोलता है कि 2028 तक, फ्रॉम 2023 टू 2028, हम लोगों को क्या करना है, अवेयर करना है, कई सारे इंडिविजुअल्स को खड़ा करना है जो कि मिशन लाइफ जैसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट को जन्म दें। अराउंड 75 स्ट्रैटेजीज बताई गई हैं इसमें, स्मॉल एंड इजी स्टेप्स। जैसे कि एक इंडिविजुअल क्या कर सकता है, जब रेड लाइट पे खड़ा होता है तो अगर लंबी रेड लाइट है तो कार ऑफ कर दे। एक इंडिविजुअल क्या कर सकता है, जब कभी भी वो सामान खरीदने जाता है तो जूट के बैग्स लेके जाए, प्लास्टिक का अवॉइड कम करे, प्लास्टिक्स को यूज कम करे, अवॉइड करे। तो मिशन लाइफ क्या बोलता है, लाइफस्टाइल में एनवायरनमेंट को ढाल लीजिए। तो ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट भी यहीं से निकला है। इसी समय मोदी जी ने एक चीज और दी थी विश्व को, था पंचामृत। Now what is this पंचामृत? पंचामृत क्या बोला गया है, पंचामृत बोला गया है यहां पर कि भाई यहां पर 5 चीजों से जो आपका प्रसाद बनता है पंचामृत, सेम मोदी जी ने बोला है कि भारत की 5 स्ट्रैटेजीज हैं जिस पे इंडिया इज नाउ फोकसिंग अपॉन। नाउ व्हाट इज दिस पंचामृत? 50% एनर्जी फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी विल बी डन बाय 2030। इंडिया इज सेइंग 2023 तक जो भारत की एनर्जी कैपेसिटी होगी उसकी 50% रिन्यूएबल्स में से आने वाली है। कितना टारगेट है? 500 गीगावाट्स फ्रॉम रिन्यूएबल। कमेंट सेक्शन में मुझे एक बात बताइएगा, 500 गीगावाट्स में सबसे ज्यादा शेयर कौन से रिन्यूएबल्स में से लिया गया है? मतलब 500 गीगावाट को अगर हम बाइफरकेट करते हैं तो सोलर में से कितना लिया गया है, विंड में से कितना लिया गया है, जियोथर्मल का कितना है, बायोगैस का कितना है, बायोफ्यूल्स का कितना है, ये भी आप बताइए। तो 500 गीगावाट की एनर्जी करीबन दैट इज 50% एनर्जी हम रिन्यूएबल्स में से लेने वाले हैं। नेक्स्ट 1 बिलियन टन, करीबन 1 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करने वाले हैं। कैसे? एफॉरेस्टेशन करके। तो 1 बिलियन टन ऑफ CO2 नाउ विल बी करीबन उसको कम किया जाएगा। भारत की जो जीडीपी में जो एनर्जी इंटेंसिटी है वो 45% तक कम कर दी जाएगी 2030 तक। तो एनर्जी इंटेंसिटी किस तरीके से, जो फॉसिल से आती है। नेक्स्ट, क्लाइमेट न्यूट्रल 2070 तक बनेंगे। तो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज क्लाइमेट न्यूट्रल। देखिए, क्लाइमेट न्यूट्रल एक ऐसा कंसेप्ट है जो एक्चुअली क्या बोलता है। सबसे पहले तो न्यूट्रल मतलब समझ लीजिए। न्यूट्रल का मतलब ये नहीं है, इफ यूपीएससी विल आस्क यू वन क्वेश्चन कि क्लाइमेट न्यूट्रल मींस दैट फ्रॉम 2070 इंडिया इज नॉट गोइंग टू डू एनी कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस, या फिर क्लाइमेट न्यूट्रलिटी का मतलब यह है कि कार्बन न्यूट्रलिटी या क्लाइमेट कार्बन न्यूट्रलिटी का मतलब यह है कि इंडिया क्या करने वाला है, 2070 के बाद जीरो कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशंस करने वाला है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल रॉन्ग है। क्लाइमेट कार्बन न्यूट्रलिटी का मतलब है इंडिया जितने कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशंस को निकालने वाला है 2070 की अगर मैं बात करता हूं, तो देखो आज की डेट में क्या है, पहले आज का समझ लेते हैं, फिर आपको 2070 ज्यादा क्लियर होगा। आज की डेट में हम लोग इतने कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशंस को रिलीज करते हैं, करेक्ट। सो वी आर रिलीजिंग दिस मच अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस, बट हम लोग वापस कितना एब्जॉर्ब करा पा रहे हैं, सिर्फ इतना ही करा पा रहे हैं। अब वो कैसे है, क्योंकि प्लांट्स हैं, यू नो ओशियंस आर लार्जेस्ट सिंक ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस, या फिर कुछ नेचुरल तरीकों से कर पा रहे हैं। तो ज्यादा रिलीज कर रहे हैं, कम एब्जॉर्ब कर पा रहे हैं, इसलिए हम लोग नेट एमिटर हैं।
नाउ व्हाट इज दिस क्लाइमेट कार्बन न्यूट्रल? क्लाइमेट कार्बन न्यूट्रल का मतलब है गाइस कि यहां पर हम लोग क्या करने वाले हैं, जितना कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशंस को रिलीज करने वाले हैं उतना ही वापस एब्जॉर्ब भी कर लेंगे। मान लीजिए अगर हम लोगों ने 50 गीगाटन या 500 गीगाटन ऑफ CO2 रिलीज किया है, सो हम लोग इस तरीके से एफॉरेस्टेशन करेंगे, जैसे नेशनल एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम, ग्रीन इंडिया मिशन, दैट इज अंडर द नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। इन सारी चीजों से बॉर्न चैलेंज आप जानते होंगे। बॉर्न चैलेंज मेरे को जल्दी से बताइए, भारत ने बॉर्न चैलेंज कितने मिलियन हेक्टेयर्स पे बोलने की बात करी है? सो हाउ मच मिलियन हेक्टेयर्स इंडिया इज गोइंग टू डू? तो जो टोटल टारगेट है उसमें से भारत कितना करने वाला है कंट्रीब्यूट, जल्दी से बताइए कमेंट सेक्शन में, बिकॉज ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बॉर्न चैलेंज भारत ने एक्सेप्ट किया है, बट कितना वो टारगेट है, कितने मिलियन हेक्टेयर्स पे हम लोग एफॉरेस्टेशन करने वाले हैं? चलिए, तो इन सारे ही टारगेट से एक चीज तो कंफर्म हो जाती है कि कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशंस जितने रिलीज होंगे उतने ही वापस भी आ जाएंगे, मतलब नेट इंपैक्ट क्या हो जाएगा? जीरो। अगर नेट इंपैक्ट जीरो हो जाएगा इसका मतलब क्या है? नाउ वी आर क्लाइमेट कार्बन न्यूट्रल। अब आपसे पूछा जाएगा 2050 तक कौन करने वाला है? यूरोपियन यूनियन। चाइना ने क्या बोला है? हम लोग 2060 तक करेंगे, एंड इंडिया ने बोला है हम 2070 तक करेंगे। मतलब हम विश्व में एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशंस को रिलीज नहीं करेंगे आफ्टर 2070। जितने कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस रिलीज करें उतने ही वापस भी आ जाएंगे। चलिए, सो दिस इज ऑल अबाउट COP26। आई होप COP26 और COP27 आपको समझ में आया होगा। ये सारे इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं, ये डायरेक्टली यूपीएससी आपसे सवाल पूछ सकता है। चलिए, नेक्स्ट जो आपको जानना है दैट इज कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज, CMS। देखिए, CMS वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसी का दूसरा नाम है बॉर्न कन्वेंशन, ये भी हाल ही में न्यूज में था। इसको दूसरा नाम है बॉर्न कन्वेंशन। इट इज अंडर यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम, अंडर द एजेस ऑफ द यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम। 1979, गाइस याद रखिएगा 1979 में ये आता है, परंतु लागू कब होता है, एनफोर्स कब होता है? 1983 तक। तो 1983 इट गेट्स एनफोर्स्ड। ओनली ग्लोबल यूनाइटेड नेशंस based exclusively for conservation and management of migratory species. Now what are migratory species? तो उसी के लिए आपको एक टर्म और याद रखनी है अब से, सेंट्रल एशियन फ्लाईवे। तो आप इसको जरूर पढ़ के जाइएगा यूपीएससी में। सेंट्रल एशियन फ्लाईवे क्या है, सेंट्रल एशियन फ्लाईवे कौन सी स्पीशीज यूज करती हैं? परंतु एक बात याद रखिएगा, देयर आर सर्टेन स्पीशीज वो हमेशा माइग्रेट करती हैं। जैसे कि आप जानते हैं नागालैंड में, जैसे आप जानते हैं राजस्थान में, चाहे वो अमूर फाल्कन हो, चाहे वो अलग अलग स्पीशीज हो जो माइग्रेट करती हैं। सिर्फ बर्ड्स ही माइग्रेट करती हैं क्या? जी नहीं, सिर्फ बर्ड्स माइग्रेट नहीं करती हैं। जैसे अरीबडा या फिर मैं बोलता हूं ऑलिव रिडली टर्टल, ये भी माइग्रेट करते हैं। गहीर माता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के आसपास आपको देखने को मिलेगा, ये लोग भी जाते हैं और मास नेस्टिंग करते हैं, जिसे अरीबडा बोलते हैं हम लोग। चलिए, टेरेस्ट्रियल भी हो सकता है, एक्वेटिक भी हो सकता है और एवियन भी हो सकता है, मतलब लैंड पर भी माइग्रेटरी की बात हो रही है। देखिए, यूपीएससी कंफ्यूज करने के लिए क्या बोलेगा? बोलेगा सिर्फ और सिर्फ इट इज नाउ फोकसिंग अपॉन लैंड मैमल्स और एवियन दैट इज बर्ड्स। नहीं, बर्ड्स भी हो सकती हैं, मैमल्स भी हो सकते हैं, एंड एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स भी हो सकते हैं इसके दायरे में। लैंड, मरीन, बैट्स आर ऑल्सो अंडर दिस, birds are also under this, fishes are also under this, reptiles भी इसके अंडर हैं और insects भी इसी के अंतर्गत आते हैं। So याद रखिएगा, insects are also part of this. Now there are two appendix to it. One is your appendix 1. Appendix 1 क्या बोलता है? इस appendix में वो species को रखा जाता है, जैसे याद करिए साइट्स की appendix है, जैसे याद करिए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल्स हैं, ठीक है ना। देखिए, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर आप एक अमेंडमेंट जरूर पढ़िएगा, करंट अफेयर्स में था 2021 का, एक्चुअल में 2022 का ही अमेंडमेंट माना जाता है। देयर आर नाउ 4 शेड्यूल्स, पहले 6 शेड्यूल्स थे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के, आज की डेट में सिर्फ और सिर्फ 4 शेड्यूल्स हैं। तो याद करिएगा कौन कौन से शेड्यूल्स हैं, बाकी अभी मैं आपको बता भी दूंगा। अपेंडिक्स 2 वो स्पीशीज जहां पर इंटरनेशनल कॉपरेशन और कोलैबोरेशन की आवश्यकता होती है, उनको अपेंडिक्स 2 में डाल दिया जाता है। एवरी 3 ईयर दे मीट, हर एक
हर 3 साल में इनकी मीटिंग होती है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज बोलते हैं उसे। और लेटेस्ट कब हुई थी? 2020 में, दैट इज इन दी गांधीनगर। तो गांधीनगर भारत के अंदर इसकी एक मीटिंग हुई थी, जिसमें 10 स्पीशीज को एक्चुअल में अपेंडिक्स 1 और अपेंडिक्स 2 में डाल दिया गया था। सो 7 स्पीशीज को अपेंडिक्स 1 में और 3 स्पीशीज को अपेंडिक्स 2 में इंक्लूड कर दिया गया है। स्टैंडिंग कमिटी भी है इसकी। स्टैंडिंग कमिटी के अंदर कितने मेंबर्स हैं? स्टैंडिंग कमिटी के अंदर करीबन करीबन 15 मेंबर्स होते हैं, जो 3 साल के लिए सर्व करते हैं। नाउ व्हाट इज द रोल ऑफ द स्टैंडिंग कमिटी ऑफ द सीएमएस? सीएमएस की स्टैंडिंग कमिटी का काम होता है कि एटलीस्ट साल में सिर्फ एक बार मिले, एक बार तो मिले ही मिले, और एन चेक करें कि जो सीएमएस के अंदर हम लोगों ने डिसीजंस लिए हैं वो एनफोर्स हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कई सारे डिसीजंस ले सकती है, बट टू चेक वेदर दे आर बीइंग एनफोर्स्ड एंड इंप्लीमेंटेड और नॉट, इट इज द ड्यूटी ऑफ द स्टैंडिंग कमिटी ऑफ द सीएमएस। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं ग्रेट ग्रीन वॉल इनिशिएटिव। इट वाज आल्सो इन न्यूज। दिस ग्रेट ग्रीन वॉल इनिशिएटिव इज अ प्रोग्राम ऑफ अफ्रीका, अफ्रीकन यूनियन पर्टिकुलरली, एंड दिस प्रोग्राम एम्स कि 2030 तक हम लोगों को क्या करना है? 100 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ लैंड को रिस्टोर करना है। रिस्टोर मींस इट, देखिए अफ्रीका के अंदर एक्चुअल में बहुत सारा लैंड 20 कंट्रीज में, पर्टिकुलरली जो साहिल रीजन हम जिसको बोलते हैं, वो रीजन के अंदर क्या हो चुका है? डेजर्टिफिकेशन हो चुका है, डेजर्ट में कन्वर्ट हो चुका है। तो उस डेजर्टिफिकेशन को, प्रोसेस को रोकने के लिए 100 मिलियन ऑफ डिग्रेडेड लैंड को रिस्टोर करने की बात करता है क्या? ग्रेट ग्रीन वॉल इनिशिएटिव ऑफ अफ्रीका। तो रिस्टोर डिग्रेडेड लैंडस्केप ऑफ अफ्रीकन साहिल अक्रॉस मोर देन 20 कंट्रीज ऑफ अफ्रीका। बस यूपीएससी आपसे एक सवाल पूछेगा, ग्रेट ग्रीन वॉल इनिशिएटिव भारत का है क्या? जी नहीं। नेक्स्ट, एक टर्म न्यूज मेंशन था, को एक्सटेंशन। देखिए एक्सटेंशन क्या है? एक्सटेंशन का मतलब है विलुप्त हो जाना, राइट? तो विलुप्त अगर आप कोई भी स्पीशी विलुप्त हो जाती है, जैसे हम बोलते हैं डायनासोर्स आर बीइंग एक्सटेंट, या मैं बोलता हूं 1952 में ऑफिशियली चीता भारत से एक्सटेंट हो गया था, तभी तो 1952 के बाद अभी 20 चीतास को नामीबिया और साउथ अफ्रीका से भारत लाया गया है और मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा गया है। तो कूनो नेशनल पार्क को ही क्यों चूज करा गया है? बिकॉज ऐसा बोला जा रहा है कि कूनो नेशनल पार्क के अंदर वो सारी सुविधाएं मौजूद हैं जो कि एक चीता को चाहिए होती हैं। बट ये एक बहुत बड़ा प्रश्न सवाल उठ रहा है, बिकॉज इट वाज आल्सो इन न्यूज, अराउंड 40 दिनों में 3 चीता की मौत हो चुकी है। सो 3 चीताज आर बीइंग डेड नाउ। द रीजंस, particularly the forest officials told कि वो चीता की मौत किस वजह से हुई है। चीता की मौत का सबसे प्रमुख कारण क्या है? हेल्थ इलनेस। बट छोटा लैंडस्केप भी एक पॉइंट हो सकता है, इसलिए ही न्यूज में था। खैर ये डिबेटेबल चीज है, मैं आपको बस एक चीज रिलेट कराना चाहता हूं, एक्सटेंशन। तो एक्सटेंशन अगर हो जाता है किसी का, हम बोलते हैं वो स्पीशीज एक्चुअल में प्रॉब्लमैटिक कंडीशंस को क्रिएट कर सकती हैं। हाउ? देखिए मान लीजिए फॉर एग्जांपल चीता को वापस क्यों लाया गया? चीता इकोसिस्टम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हाई? इट इज अ कीस्टोन स्पीशीज, इट इज अ अम्ब्रेला स्पीशी, करेक्ट? इट इज अ कीस्टोन अम्ब्रेला स्पीशीज। सिमिलरली कोई भी स्पीशी ऐसी जो अगर विलुप्त होती है या एक्सटेंट होती है या खत्म होती है, और उसके खत्म होने की वजह से उसके साथ जो और स्पीशीज जुड़ी हुई हैं वो भी खत्म हो जाएं, तो उनको हम को एक्सटेंशन कहते हैं। को एक्सटेंशन मतलब एक स्पीशी के एक्सटेंट होने की वजह से दूसरी स्पीशी भी एक्सटेंट हो जाए। One species gets extinct and it leads to the extinction of the another species, then it is known as co-extinction. एक न्यूज में पॉइंट था टिपिंग पॉइंट। नाउ व्हाट इज दिस टिपिंग पॉइंट? बिकॉज आईपीसीसी अभी हम लोग कवर करने वाले हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज ओनली आईपीसीसी की 6th असेसमेंट रिपोर्ट आई है। नाउ दिस 6th असेसमेंट रिपोर्ट किस पर फोकस कर रही है? 6th असेसमेंट रिपोर्ट इस चीज पर फोकस कर रही है कि एक्चुअल में जो टारगेट्स आप लोगों ने पेरिस एग्रीमेंट में बनाए थे कि 2 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा नहीं जाना चाहिए, 1.5 तक हम कोशिश करेंगे, ऐसा बोला जा रहा है कि 2 डिग्री सेल्सियस तो क्रॉस होगा ही होगा। मतलब इट इज वेरी डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट एज पर द असेसमेंट रिपोर्ट 6 ऑफ द आईपीसीसी कि हम लोग वो टारगेट्स को मीट कर पाए। और देखिए अगर 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ता है, यू डोंट नो द कॉन्सिक्वेंसेस। आने वाले समय में सी लेवल राइज, या मैं ऐसा भी बोल सकता हूं करीबन 60% ऑफ द आइलैंड्स
छोटे आइलैंड्स सबमर्ज हो जाएंगे परमानेंटली अंडर द वाटर। सो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है, और इसलिए ही आईपीसीसी की रिपोर्ट के समय एक पॉइंट दे रखा था, वर्ड दे रखा था, टिपिंग पॉइंट। नाउ टिपिंग पॉइंट इज, इट इज डिफाइंड एज अ स्टेज ऑफ इरिवर्सिबल चेंज फॉर एन इकोसिस्टम। मतलब ऐसा बोला जा रहा है बाय द साइंटिस्ट कि एक इरिवर्सिबल चेंज वाली कंडीशन आने वाली है जहां से आप वापस नहीं आ सकते हो। दिस टिपिंग पॉइंट मींस एक बार अगर वो वहां पर आप पहुंच गए, उसके बाद देयर इज नो कमिंग बैक। तो लास्ट वार्निंग दी गई है, साइंटिस्ट ने AR6 रिपोर्ट में लास्ट वार्निंग दी है आईपीसीसी के द्वारा। बोला गया है कि अब अगर सारे नेशंस ने ग्रीन हाउस इफेक्ट को कम नहीं किया, ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशंस को रिड्यूस नहीं करा, तो आने वाला समय हम टिपिंग पॉइंट पे पहुंच जाएंगे जहां से आप चाहोगे भी तब भी कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, सो नेक्स्ट करंट अफेयर्स को देखते हैं, आईपीसीसी की असेसमेंट रिपोर्ट्स। तो देखिए आईपीसीसी की असेसमेंट रिपोर्ट्स को कवर करने के लिए सबसे पहले आपको आईपीसीसी के बारे में पता होना चाहिए। सॉरी गाइस, ओके, आईपीसीसी की असेसमेंट रिपोर्ट। आईपीसीसी की असेसमेंट रिपोर्ट के लिए आपको एक बात पता होनी चाहिए। पहला, आईपीसीसी क्या है? आईपीसीसी इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज एक साइंटिफिक बॉडी है अंडर द यूनाइटेड नेशंस और पर्टिकुलरली UNFCCC। तो यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के अंडर ही एक बॉडी है, यूनाइटेड नेशंस के अंडर ही एक बॉडी है जो साइंटिफिक बॉडी है। साइंटिफिक मींस इट प्रोवाइड्स द साइंटिफिक फाइंडिंग्स। नेक्स्ट कब बनी थी? 1988 में यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम एंड वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। अच्छा जी, एवरी फ्यू ईयर्स, हर कुछ सालों में आपको देखने को मिलेगा, इट प्रोड्यूसेस असेसमेंट रिपोर्ट्स। तो देखिए यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज की जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज बैठती है, मतलब जो कंट्रीज आकर के एक साथ बैठते हैं, मीट करते हैं, डिसाइड करते हैं कि क्या होने वाला है एनवायरमेंट से रिलेटेड या क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, वो किस बेसिस पर करते हैं, सवाल ये उठता है। तो क्या सारी कंट्रीज जो पार्टिसिपेट करती हैं या रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, क्या वो साइंटिस्ट हैं? जी नहीं। तो उनकी फाइंडिंग्स किसी मुद्दे पर या किसी बेस पर तो वो बात करेंगे ना, किस बेसिस पर वो अपने डिसीजंस को लेते हैं। जैसे अगर मैं आपसे बोलता हूं क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर उन्होंने कुछ मैकेनिज्म सेट करे या बोला कि इतने टारगेट्स होने चाहिए, उसके पीछे कुछ साइंटिफिक बैकिंग होनी चाहिए, साइंटिफिक एविडेंस होना चाहिए। वो साइंटिफिक एविडेंस को देने का काम करता है आईपीसीसी। तो इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज इसी फाइंडिंग्स को प्रोवाइड करता है। IPCC does not carry out its own original research। वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। यहीं से यूपीएससी आपसे सवाल भी पूछ सकता है, बोलेगा जो आईपीसीसी है वो खुद रिसर्च पब्लिश करता है? जी नहीं। तो कई सारे साइंटिस्ट रिसर्च को पब्लिश कर चुके होते हैं, उनकी रिसर्च को उठाता है, कंपाइल करता है, एंड देन इट प्रोवाइड्स द एविडेंस टू द यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज ऑफ द क्लाइमेट चेंज। मेंबरशिप इज ओपन फॉर ऑल मेंबर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन। फर्स्ट असेसमेंट रिपोर्ट, ये आपको पता होनी चाहिए। देखिए 6 असेसमेंट रिपोर्ट तो ऑब्वियसली न्यूज में है ही, बट जरूरी नहीं है कि यूपीएससी आपसे 6 असेसमेंट रिपोर्ट से पूछे। हो सकता है वो फर्स्ट असेसमेंट रिपोर्ट से ही आपसे सवाल पूछ ले। तो फर्स्ट असेसमेंट रिपोर्ट 1990, ग्लोबल टेम्परेचर्स हैव राइजन बाय 0.3 डिग्री टू 0.6 डिग्री इन द लास्ट 100 ईयर्स, ऐसा रिपोर्ट में बोला गया। और बोला कि जो सी लेवल है आने वाले 2100 तक, मतलब 2100 तक, 2100 तक करीबन करीबन 65 सेंटीमीटर बढ़ जाएगा। 65 सेंटीमीटर बढ़ने का मतलब बहुत बड़ी बात है। देखिए 5 सेंटीमीटर बढ़ जाए कोई इशू नहीं है, 65 सेंटीमीटर बढ़ने वाला है। सेकंड असेसमेंट रिपोर्ट बोलता है 1995 तक, और ये रिपोर्ट 1995 आई है, ग्लोबल टेम्परेचर्स राइज करने वाले हैं 3 डिग्री सेल्सियस। तो 1995 में बोला कि ग्लोबल टेम्परेचर्स राइज करने वाले हैं 3 डिग्री। ठीक है, अभी देखो पेरिस एग्रीमेंट में क्या बोला है, 2 डिग्री से ज्यादा नहीं जाने देंगे, और यहां पर तो 1995 में ही बोल दिया था कि 3 डिग्री हो सकता है। सी लेवल राइज करेगा एटलीस्ट 50 सेंटीमीटर, मतलब मिनिमम 50 सेंटीमीटर तो ऊपर जाना ही। और मैं आपको बोल रहा हूं 5 सेंटीमीटर बढ़ता है तो कई सारी कंट्रीज डूबने के कगार पे आ जाएंगी।
सो आप समझ सकते हैं कि 50 सेंटीमीटर तो बहुत बड़ी बात हो गई। और याद रखिएगा सेकंड असेसमेंट रिपोर्ट क्योंकि कब आई है 1995 और 1997 में क्या हुआ था क्योटो प्रोटोकॉल, तो इट बिकेम द बेसिस फॉर द क्योटो प्रोटोकॉल। ये 1990 की रिपोर्ट थी, ये किसका बेसिस बनी थी, अर्थ समिट, क्योंकि अर्थ समिट देखिए कब हुआ था 1992। चलिए थर्ड असेसमेंट रिपोर्ट आपको देखने को मिलेगा कब आई है 2001। ग्लोबल टेम्परेचर्स कितना राइज करेंगे, करीबन करीबन इस रेंज में रहेंगे 1.4 डिग्री सेल्सियस टू 5.8 डिग्री सेल्सियस, ऐसा आईपीसीसी का कहना है। और ये बहुत ज्यादा गर्मी की तरफ जा रहा है, यह बहुत ज्यादा डिजास्टर को शो करता है। सी लेवल कितना राइज करेंगे 80 सेंटीमीटर। अब इसने तो अपनी फाइंडिंग्स को और ज्यादा बढ़ा दिया और बोल दिया 80 सेंटीमीटर तक सी लेवल राइज कर सकता है। फोर्थ असेसमेंट रिपोर्ट 2007 में फोर्थ असेसमेंट रिपोर्ट आई है गाइस, और इस फोर्थ असेसमेंट रिपोर्ट में दिस रिपोर्ट बिकेम द बेसिस फॉर द कोपेनहेगन कॉन्फ्रेंस ऑफ द यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। तो इसकी 2009 में जो कॉन्फ्रेंस हुई थी कोपेनहेगन में हुई थी, और उसी कोपेनहेगन में उसका बेसिस बनी, मतलब उस समय रिपोर्ट को प्रेजेंट करा गया था। ग्लोबल टेम्परेचर्स टू राइज बाय 4.5 डिग्री। और याद रखना इसी रिपोर्ट के लिए इसी साल आपको देखने को मिलेगा आईपीसीसी को नोबेल प्राइज भी मिला गया था। तो आईपीसीसी को नोबेल पुरस्कार से भी इसी बात के लिए नवाजा गया क्योंकि उसकी रिपोर्ट्स बहुत ज्यादा अच्छी थी और साइंटिफिकली मौजूद थी। नेक्स्ट फिफ्थ असेसमेंट रिपोर्ट इन ईयर 2014 फिफ्थ असेसमेंट रिपोर्ट आती है। ग्लोबल टेम्परेचर्स कितना राइज करेंगे, अराउंड 4.8 डिग्री सेल्सियस बाय 2100। देखिए रिपोर्ट्स कह रही हैं 4.8, ये फिफ्थ असेसमेंट रिपोर्ट है, और फिफ्थ असेसमेंट रिपोर्ट अगर बोलती है 4.8 तो नाउ टुडे वेयर वी आर स्टैंडिंग हम लोग बात कर रहे हैं कि पेरिस एग्रीमेंट 2.2 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा नहीं जाने देगा। तो ऐसा बहुत बड़ा मिथ है, शायद हम बहुत ज्यादा लेट हो चुके हैं। तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा क्या अर्थ का टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस तक रुक पाएगा या फिर ये आगे चला जाएगा। फ्रीक्वेंट एंड एडवर्स वेदर इवेंट्स, देखिए फ्रीक्वेंट और एडवर्स वेदर इवेंट्स बढ़ चुके हैं। मतलब ये बोला जा रहा है 2014 की रिपोर्ट में ये बात साफ तौर पर बोल दी गई है कि एडवर्स वेदर इवेंट्स फ्रीक्वेंटली बढ़ते जा रहे हैं। It also forms the basis for the Paris Agreement of 2015। ऑब्वियस सी बात है 2014 की रिपोर्ट 2015 में मौजूद हुई और 2015 की पेरिस एग्रीमेंट का जो बेस बना वो ये रिपोर्ट थी। नेक्स्ट सिक्स्थ असेसमेंट रिपोर्ट जो न्यूज में है, दिस इज इन द करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स को क्लियर करने के लिए आपको हिस्ट्री से समझ में आना चाहिए। 2023 में ग्लोबल वार्मिंग टेम्परेचर्स टू रीच 1.5 डिग्री सेल्सियस बाय 2030। देखो यहां पर क्या बोल दिया है, मजाक हो चुका है। किस प्रकार का मजाक है, मजाक इस प्रकार का है, बोला गया है कि 2030 से 2036 तक, मतलब करीबन करीबन अगले 10 से 15 सालों के भीतर भीतर ही 1.5 डिग्री सेल्सियस तो बढ़ ही जाएगा। अब याद करो पेरिस एग्रीमेंट कह रहा था 2100 तक कोशिश करेंगे कि 1.5 तक आ जाए, वो तो छूट ही गया है। इसका मतलब कहीं ऐसा ना हो कि 2050 या 2060 तक ही 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाए, 2100 तो बहुत दूर की बात है। तो अगर ऐसा होता है तो विनाश बहुत ज्यादा नजदीक है, ऐसा ये बोल रहे हैं। और असेसमेंट रिपोर्ट 6 ने बोल दिया है दिस इज अ लास्ट वार्निंग टू द एंटायर प्लैनेट, टू द एंटायर नेशंस। जो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है सबके लिए एक आखिरी वार्निंग है, आखिरी एक जस्ट कहते हैं ना टिपिंग पॉइंट से पहले का एक पॉइंट है। अब अगर रुक गए तो ठीक, नहीं तो इसके बाद देयर इज नो अदर वे, हम वापस इरिवर्सिबल डैमेज क्रिएट कर चुके होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, न्यूज में रहा है एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। देखिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इससे रिलेटेड कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप पॉलिटी से जानते ही हैं, आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड प्रिवेसी। राइट टू लाइफ क्या बोलता है, राइट टू लाइफ विद डिग्निटी ऑल्सो, एंड यू नो विद द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स राइट टू लाइफ इज एवर इनकम्पासिंग एंड ऑल इवॉल्विंग कंसेप्ट। इसमें बोला जाता है कि एनवायरमेंट इज ऑल्सो इंक्लूडेड। तो अगर हम डिग्निटी चाहते हैं तो एनवायरमेंट भी चाहिए ही चाहिए। अब देखिए एनजीटी क्यों बनाया गया है, ट्रिब्यूनल्स क्यों बनाए जाते हैं, ये तो आप जानते ही हैं, क्योंकि कोर्ट्स के पास पहले से ही दे आर ओवरलोडेड टू मच विद द केसेस।
सो इनफैक्ट दे आर सो मच ओवरलोडेड कि सुप्रीम कोर्ट आज की डेट में जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स पर डिसीजंस देने चाहिए या अपनी टिप्पणी देनी चाहिए या अपने डिसीजंस को रखता है, आज की डेट में दे आर फोकसिंग अपॉन डिवोर्स केसेस, सो मच पेटी केसेस। तो उन सारे केसेस की वजह से, लॉट ऑफ ओवरलोडिंग की वजह से डिसीजंस आने में काफी ज्यादा टाइम लग जाता है। हेंस फॉर द फास्ट डिस्पोजल ऑफ द केसेस, करीबन क्या इसका मैंडेट रखा गया है 6 मंथ से ज्यादा नहीं हो सकता, मतलब 180 डेज 180 डेज के अंदर अंदर एनजीटी को अपना फैसला सुनाना ही पड़ता है, टाइम बाउंड है। प्रिंसिपल ब्रांच कहां बैठती है? न्यू दिल्ली में, और इसकी रीजनल ब्रांचेस भी मौजूद हैं। नेक्स्ट, स्ट्रेंथ ऑफ द मेंबर्स, कितने मेंबर्स हो सकते हैं एनजीटी के अंदर? करीबन करीबन 20 मेंबर हो सकते हैं, मैक्सिमम लिमिट है 20। 10 एक्सपर्ट हो सकते हैं, 10 जुडिशियल मेंबर्स हो सकते हैं। 10 एक्सपर्ट और 10 जुडिशियल, मतलब देखिए एक्सपर्ट मेंबर्स कौन हो सकते हैं आप सभी जानते हैं। एक्सपर्ट मेंबर्स विल बी दोज मेंबर्स जो एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी में ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं या अपनी नॉलेज या स्पेशलाइज्ड हैं। और जुडिशियल मेंबर्स कौन होंगे? जो एक्चुअल में लॉ में ज्यादा नॉलेज रखते हैं। और इन दोनों के गठन से बनेगा एनजीटी। नाउ दिस एनजीटी विल बी चेयर्ड बाय हुम? एन एक्सपर्ट और एन जुडिशियल? इट विल ऑलवेज बी chaired by a judicial member. So ये पॉइंट याद रखिएगा, it must be chaired by a judicial member. नेक्स्ट, चेयरमैन कौन होगा? चेयरमैन विल बी अ सर्विंग और अ रिटायर्ड जज ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट और द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, ये ऐसा बोला गया है। नेक्स्ट, आपसे सवाल पूछा जाएगा, क्या एनजीटी क्रिमिनल केसेस को भी कर सकता है? जी नहीं, ओनली एंड ओनली सिविल केसेस की दायरे में आता है एनजीटी की ज्यूरिसडिक्शन। सिविल और क्रिमिनल मींस, देखिए क्रिमिनल केस आते ही इट विल बी सेशंस कोर्ट, आप नहीं जा सकते किधर? एनजीटी। बट ऑन द मैटर्स ऑफ सिविल केसेस, फॉर एग्जांपल आपने नेशनल पार्क की कोई वायलेशन कर दी, पोल्यूशन क्रिएट कर दिए, आपको बोला गया है एनजीटी के मुद्दों में, जैसे एनवायरमेंटल रिलेटेड मुद्दे आएंगे यहां पे। फॉर एग्जांपल आपको दिल्ली सरकार ने बोला है कि भाई पोल्यूशन नहीं करना है, आपको क्रैकर्स नहीं बर्न करने हैं, और आपने ऐसी कोई कर दिया है तो आपके खिलाफ इधर केस जा सकता है। ये सिविल मैटर है, क्रिमिनल मैटर नहीं है। बट अगर आपने किसी पक्षी को मार दिया है, किसी को हंट कर दिया है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूं सलमान खान ने जब वो इसको है ना डियर को मारा या एंटीलोप को मारा गया, ब्लैक बक को मारा इसने, तो जब वो केस क्या एनजीटी में मौजूद जाएगा? जी नहीं। तो एनजीटी में वो केस नहीं जाएगा, वो केस कहां जाएगा? सेशंस कोर्ट में। सेशंस कोर्ट क्योंकि वो एक क्राइम है ना, तो क्रिमिनल मैटर्स को नहीं डील करता है एनजीटी। नेक्स्ट, इसके जो ऑर्डर्स हैं दे आर लीगली बाइंडिंग, मींस दे आर बाइंडिंग इन नेचर, जस्ट लाइक द कोर्ट्स, ये बाइंड करवा सकता है। अच्छा, सुओ मोटो पास, आपको पता है सुओ मोटो क्या होता है? सुओ मोटो मींस अपने आप से पावर्स हैं क्या कोई भी एक्शन को लेने की या कोई भी केस को लेने की, चाहे कोई केस इसमें दायर करे ना करे, बट इसके पास ये पावर्स हैं कि वो खुद से इस केस को ले सकता है। हेंस सुओ मोटो पावर्स आर अलाउड, not bound by procedure established laid down under CRPC but guided by principles of natural justice। जैसे आप जानते हैं कि एक तरीके से सीआरपीसी और आईपीसी की धाराएं हैं जो गाइड करती हैं कोर्ट्स में जजेस को कि किस प्रकार से क्रिमिनल प्रोसीजर एस्टैब्लिश किया जाए या किस प्रकार से धाराएं लगाई जाए, व्हाट शुड बी द प्रोसीजर दैट मस्ट बी एस्टैब्लिश, बट दे आर नॉट बाउंड बाय सच सीआरपीसी एंड आईपीसीज कोड ऑफ कंडक्ट। दे कैन डू इट थ्रू प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। ये आप बात जानते हैं, आप पढ़ चुके हैं पॉलिटी के अंदर। नेक्स्ट, दे आर नॉट वेस्टेड, इसका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कौन से लॉस के तहत ये नियम कायदे कानून पर पेनल्टीज नहीं दे सकता है। देखिए अभी हम देखेंगे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट या हम लोग देखेंगे एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, देयर आर लॉट ऑफ एक्ट्स। फॉर एग्जांपल इंडियन फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1927, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986, ओके, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट ऑफ 1980, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट ऑफ 2002, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट ऑफ 2006, कैंपा एक्ट ऑफ 2016। सर्टेन एक्ट्स होते हैं जो आपको यूपीएससी में पढ़ने होते हैं, इन एक्ट्स पे जरूर फोकस करिएगा। हर साल यहां से 2 से 4 क्वेश्चन आते ही आते हैं। मैं आपको 1 या 2 एक्ट्स कराने की कोशिश करूंगा अभी, ताकि आपको बात समझ में आ जाए कि मैं किस तरीके से बोलना चाह रहा हूं। एटलीस्ट यू शुड गेट अ आइडिया हाउ मच डिटेल यू नीड टू गो इनटू द एक्ट्स। बट एक बात याद रखिएगा,
WPA एक्ट ऑफ 1972 और IFA एक्ट ऑफ 1927 की पावर्स को यूज नहीं कर सकता है कौन? एनजीटी। एनजीटी के पास बाकी सारी जुरिस्डिक्शन है, एयर एक्ट, वाटर एक्ट, है ना, कई सारे एक्ट हैं, उनको इस्तेमाल कर सकता है, परंतु इन दो एक्ट्स को इस्तेमाल नहीं कर सकता है जब वो जजमेंट दे रहा होगा। तो एक बात ध्यान रखिएगा, कुछ प्रोसीजर्स हैं, कुछ लेट डाउन चीजें हैं जो यूपीएससी फैक्चुअल चीजों में पूछ सकता है। नेक्स्ट आपसे पूछा जाए, क्या एक अपील का मेथड दे रखा है एनजीटी के डिसीजंस के खिलाफ? जी हां, एनजीटी के डिसीजंस के खिलाफ अपील का एक मैकेनिज्म दे रखा है। कितना दे रखा है? अराउंड 90 डेज। तो 90 दिन के भीतर भीतर आप चाहें सो यू कैन गो टू द सुप्रीम कोर्ट एंड अपील अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ द एनजीटी। देखिए ये सोसाइटी न्यूज में थी, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी कब बना है? 1883। दीज आर फैक्चुअल थिंग्स, जस्ट इसको ओवरलुक करते हैं। इट्स एन एनजीओ, यूपीएससी विल से इट इज एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, देन द स्टेटमेंट बिकम्स रॉन्ग। व्हाट इज द वर्क ऑफ द बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी? द वर्क इज to conserve and protect the biodiversity. It also publishes a journal or a magazine for this society particularly. It also conducts national camp for general public. It conducts and organizes. It also conducts and organizes camps for the general public so that the public gets aware regarding the biodiversity, regarding the earth and the environment and ecology as a whole. नेक्स्ट बात करते हैं क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोलिएशन, CCAC. इट्स इज ऑल्सो एन ऑर्गेनाइजेशन दैट वाज एस्टैब्लिश्ड इन ईयर 2012। यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा बनाई गई ऑर्गेनाइजेशन है। इट फोकसेस अपॉन शॉर्ट लिव्ड पोल्यूटेंट्स, दोज पोल्यूटेंट्स दैट आर पर्टिकुलरली इन द एनवायरनमेंट फॉर अ शॉर्टर ड्यूरेशन, एंड दोज आर नोन एज शॉर्ट लिव्ड पोल्यूटेंट्स। शॉर्ट लिव्ड पोल्यूटेंट्स के कुछ एग्जाम्पल के रूप में आप देख सकते हैं, वन इज नोन एज मीथेन, अनदर इज नोन एज ओजोन, वन इज नोन एज ब्लैक कार्बन। So you know methane is a short lived pollutant, but global warming potential इसका बहुत ज्यादा होता है कार्बन डाइऑक्साइड से। तो मैं एक ही समय कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन दोनों को रिलीज करूंगा, तो कम समय के लिए कौन रहेगा एनवायरमेंट में? मीथेन, बिकॉज इट इज अ शॉर्ट लिव्ड। बट उतने ही कम समय में, मान लीजिए 12 साल के लिए रहता है मीथेन, उस 12 साल में 80 गुना ज्यादा गर्मी पैदा करेगा जो कार्बन डाइऑक्साइड क्रिएट कर सकता है। नाउ यहीं से एक बात आती है ब्लैक कार्बन, बिकॉज यूपीएससी ने एक टर्म पूछा था ब्लू कार्बन, तो इसलिए ही आपको मैं यहां पर यह भी बता देता हूं ब्लैक कार्बन, ब्राउन कार्बन, ब्लू कार्बन और ग्रीन कार्बन क्या होता है। देखिए ब्लू कार्बन क्या होता है? ब्लू कार्बन इज दैट कार्बन जो एक्चुअली एब्जॉर्ब किया जाता है। कौन एब्जॉर्ब करते हैं इसे? ओशियंस। तो ओशियंस या फिर मरीन या एक्वेटिक एनवायरमेंट जहां पर एब्जॉर्ब करता है, जिस प्रकार का ना कोस्टल रीजन्स जो एब्जॉर्ब करते हैं कार्बन्स को, बिकॉज याद रखिएगा एक एयर और वाटर इंटरफेस के थ्रू ओशियंस एक्चुअल में कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और उसी की वजह से तो ओशियन एसिडिफिकेशन हो रहा है। एंड बिकॉज ऑफ द ओशियन एसिडिफिकेशन ओनली यू नो कि एक तरीके से कोरल्स की लाइफ पर भी खतरा हो रहा है। आई होप आप ओशन एसिडिफिकेशन जानते होंगे। अगर आप ओशन एसिडिफिकेशन से रिलेटेड एक डिटेल्ड वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वी विल कम अप विद सच वीडियोस वेरी सून। खैर, ब्लैक और ब्राउन कार्बन की बात करते हैं। अब देखिए ब्लैक और ब्राउन कार्बन क्या होता है? वो कार्बन जो एक्चुअल में इनकंप्लीट कंबशन की वजह से होता है। इनकंप्लीट कंबशन, या फिर मैं आपसे ये भी बोल सकता हूं दिस इज द पर्टिकुलर कार्बन जो आप काला काला सूट देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब आप एक पेपर को बर्न करते हैं या ऐश जो निकलती है हवा में, वो इनकंप्लीट कंबशन की वजह से होती है, एंड दैट इनकंप्लीट कंबशन जाकर के डिपॉजिट होता जा रहा है। कहां पर डिपॉजिट होता जा रहा है? हमारे ग्लेशियर्स के ऊपर। तो ग्लेशियर्स के ऊपर आपको देखने को मिलेगा देयर इज डिपोजिशन। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहां पर दिखा भी देता हूं। देखिए इमेज से आपको बेटर समझ में आ जाएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। देखिए आप यहां पर देख सकते हैं दिस पर्टिकुलर इज नोन एज
ब्लैक कार्बन। तो एक्चुअल में दैट सूट दैट इनकम्प्लीट कंबशन की वजह से जो ब्लैकनेस ऑफ द कार्बन है वो जाकर के किधर स्टोर हो रही है, वो जाकर के ग्लेशियर्स पर मौजूद होती जा रही है, डिपॉजिट होती जा रही है। एंड बिकॉज ऑफ द डिपोजिशन ऑफ सच कार्बन, व्हाट इज हैपनिंग, द एल्बिडो, नाउ यू नो व्हाट इज एल्बिडो, हाईएस्ट एल्बिडो किसका होता है, जल्दी से मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा। यू नो ग्लेशियर्स का एल्बिडो सबसे ज्यादा होता है, और ग्लेशियर्स मतलब स्नो की वजह से जब भी कोई सनरेज आती हैं तो इट गेट्स रिफ्रैक्टेड और इट गेट्स रिफ्लेक्टेड। बट यहां पर क्या हो रहा है, बिकॉज ऑफ द ब्लैकनेस की वजह से ग्लेशियल वार्मिंग ज्यादा हो रही है। दिस ब्लैक कार्बन इज वेरी डेंजरस। चलिए वापस से बात करते हैं ग्रीन कार्बन की। ग्रीन कार्बन इज दैट कार्बन दैट इज बीइंग स्टोर्ड बाय द प्लांट्स। तो प्लांट्स भी तो कार्बन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल करते हैं बिकॉज ऑफ द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड का ही तो इस्तेमाल होता है, और उसी के लिए तो ग्रीन कार्बन टर्म आया है। चलिए बात करते हैं बीबीएनजे ट्रीटी। दिस इज ऑल्सो इन न्यूज। दिस इज ऑल्सो नोन एज ट्रीटी ऑफ हाई सीज, बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेचुरल या फिर जुरिस्डिक्शन। सो देखिए जो हमारी पर्टिकुलरली बीबीएनजे ट्रीटी है, दिस बीबीएनजे ट्रीटी पर्टिकुलरली फोकसेस अपॉन ट्रीटी ऑफ हाई सीज। या किस पर फोकस करता है, हाई सीज पर। सस्टेनेबल यूज ऑफ मरीन बायोडाइवर्सिटी ऑफ एरियाज बियॉन्ड नेशनल जुरिस्डिक्शन। तो एक नेशन का जो जुरिस्डिक्शन है उसके बाहर की बात की जा रही है। इट इज लीगली बाइंडिंग, बट क्या आज एनफोर्स हो चुका है, जी नहीं, आने वाले कुछ समय में एनफोर्स होगा। देखिए 95% ऑफ ओशियंस एंड प्रोवाइड्स इनवैल्यूएबल इकोलॉजी सर्विसेज। तो 95% ऑफ जो ओशियंस हैं दे प्रोवाइड लॉट ऑफ सर्विसेज टू द ह्यूमंस, इकोसिस्टम सर्विसेज सच एज अभी हम लोग बात कर रहे थे कार्बन डाइऑक्साइड के एब्जॉर्बर्स हैं, सिंक हैं। 2/3 एरिया ऑफ द वाटर, अगर आप पूरे विश्व का पानी देखेंगे तो 2/3 पानी, मतलब करीबन करीबन मोर देन 65% ऑफ द एरिया हाई सीज का पार्ट होता है। नाउ व्हाट इज दिस हाई सीज, लेट अस अंडरस्टैंड इट वेरी क्विकली। फॉर एग्जांपल देखिए, एक बार इस डायग्राम को देखने की कोशिश करिए। देखिए उनक्लॉस के द्वारा एक चीज दे रखी है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी। इट हैज प्रोवाइडेड कि हर एक कंट्री की जो बाउंड्री है वो मैरीटाइम बाउंड्री कैसे डिसाइड होगी, वो कन्वेंशन लॉ ऑफ द सी के थ्रू देता है। सो ये क्या बताता है कि भारत की बाउंड्री मैरीटाइम में कितनी होगी। अब भारत की बाउंड्री मैरीटाइम में बनाने के लिए सबसे पहले उनक्लॉस क्या बोलता है कि भारत की आप सबसे पहले एक बेस लाइन बनाइए। अब नाउ व्हाट इज दिस बेस लाइन कंसेप्ट, देखिए जब मैंने यहां पर इंडिया का मैप बनाया है तो मैंने एक चीज को एज्यूम करा है कि जो कोस्ट लाइन है, जो येलो में आपको दिख रही होगी, दिस कोस्ट लाइन इट इज वेरी स्ट्रेट, बट इन रियलिटी ये कोस्ट लाइन कभी भी स्ट्रेट नहीं होती है गाइस। कोस्ट लाइन हमेशा इरोजन एंड डिपोजिशन की वजह से इट इज ऑलवेज इन द नेचर ऑफ फ्लक्स, दैट इट डिपॉजिट भी होता है, इरोड भी होता है और कम ज्यादा होती रहती है। तो मैं अगर बोलता हूं मैं इस ही लाइन को जूम इन करके चेक करके देखूंगा, सो आपको देखने को मिलेगा मे बी द कोस्ट लाइन लुक्स लाइक दिस। So now what this treaty is saying, this treaty is establishing and saying कि मिनिमम एक बेसिक लाइन बनाओ। मान लीजिए एक ऐसी लाइन होनी चाहिए जो आपकी कोस्ट लाइन के बिल्कुल नजदीक से निकले, सबसे नजदीक से एक सीधी लाइन बनाइए। तो फॉर एग्जांपल एक रफ हैंड से मैं सबसे नजदीक से जो सीधी लाइन निकालूंगा उसे मैं बेस लाइन बोलूंगा। तो मैं मान के चलता हूं कि दिस इज द बेस लाइन, और इसी बेस लाइन से आप ये सारी चीजों को नापेंगे या फिर मेजर करेंगे। नाउ एक नॉटिकल माइल करीबन करीबन मान के चलिए आप 1.78 किलोमीटर के आसपास होता है।
दिस इज अप्रोक्सीमेटली, आप चेक कर सकते हैं, बट यस 1.78 समथिंग किलोमीटर्स के आसपास एक नॉटिकल माइल की डेफिनेशन होती है। नाउ व्हाट दिस इनक्लॉज रूल सेज, उनक्लॉज कहता है कि इसी बेस लाइन से अगर मैं फर्स्ट 12 नॉटिकल माइल आगे जाता हूं पानी के अंदर, इसको हम टेरिटोरियल सी बोलते हैं, टेरिटोरियल एरिया बोलते हैं। दिस टेरिटोरियल एरिया इज द जुरिस्डिक्शन एंड द कंप्लीट सोवरेन राइट्स ऑफ अ पर्टिकुलर कंट्री। मतलब भारत की अगर आप 12 नॉटिकल माइल्स आगे देखोगे 100% ये भारत का ही एरिया है। यहां के जितने भी मरीन ऑर्गेनिजम्स हैं वो भी भारत के हैं। यहां पर कोई भी व्यक्ति, मतलब कोई भी आउटसाइडर, कोई भी आउटसाइड कंट्री एंटर नहीं कर सकती है। दिस इज टेरिटोरियल सी। लास्ट ईयर यूपीएससी ने इस पर प्रश्न भी पूछा था, क्या कोई कंट्री इनोसेंट पैसेज ले सकता है टेरिटोरियल सी में? जी हां, इनोसेंट पैसेज तो हो सकता है। देखिए, एक एग्जांपल के रूप से आप समझने की कोशिश करिए। फॉर एग्जांपल मैं आपसे बोलता हूं, आपको मोदी जी के घर जाना है, तो अगर आप मान लीजिए पार्लियामेंट या है ना प्राइम मिनिस्टर्स हाउस जाते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है आपको पहले ही 10 मिनट पहले ही पुलिस वाले रोक करके भगा देंगे। बट अगर आपके पास परमिशन हो तो ऑब्वियसली यू कैन एंटर। बट अगर आप जबरदस्ती घुसने की कोशिश करोगे तो पुलिस वाले आपको जेल में डाल देंगे। एंड सिंपली यही भी वही कॉन्सेप्ट है। टेरिटोरियल सी क्या बोलता है? एक राष्ट्र के विदाउट परमिशन आप किसी के भी टेरिटोरियल सी में नहीं घुस सकते हैं। ये सिर्फ 12 नॉटिकल माइल्स भारत का नहीं है, हर एक की टेरिटरी में होता है। हर एक कंट्री के लिए उन क्लॉज ने यही बताया है। ओके, बेस लाइन से ही 24 नॉटिकल माइल, मान लीजिए मैं आपसे बोलता हूं बेस लाइन से, देखिए फर्क याद रखिएगा, इट इज नॉट फ्रॉम टेरिटोरियल सी। टेरिटोरियल सी से अगले 24 नॉटिकल माइल की बात नहीं हो रही है, मैं बोल रहा हूं बेस लाइन से 24 नॉटिकल माइल। कहने का मतलब ये वाला एरिया कॉन्टिगुअस जोन होता है। इस कॉन्टिगुअस जोन को वो एरिया बोला जाता है जहां पर आपको देखने को मिलेगा शिप्स जा सकते हैं, बट शिप्स अगर जाएंगे तो इंडिया को क्या देके जाएंगे? कुछ टैक्सेस, बिकॉज यू आर यूजिंग इंडियाज टेरिटरी। और लास्ट का बेस लाइन से 200 नॉटिकल माइल एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है, और दिस 200 नॉटिकल माइल्स तक भारत की मैरीटाइम बाउंड्री होती है। अब मैं आपसे बोलता हूं कि ये बीबीएनजे ट्रीटी किसके लिए फोकस कर रही है? देखो, बीबीएनजे का मतलब क्या है? बीबीएनजे का मतलब है बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिसडिक्शन। तो भारत की नेशनल ज्यूरिसडिक्शन कहां तक है गाइस? भारत की नेशनल ज्यूरिसडिक्शन उसके 200 नॉटिकल माइल है, उसके बेस लाइन से 200 नॉटिकल माइल के बाद वाला जो एरिया है किसी की ज्यूरिसडिक्शन में नहीं आता, इसलिए उस पर कोई कंट्रोल नहीं है। तो देखो, 200 नॉटिकल माइल के बाहर वाला एरिया एक्चुअल में फिशिंग के लिए बहुत ज्यादा गलत तरीके से इस्तेमाल हो रहा था। इट वॉज बीइंग एक्सप्लॉइटेड बाय लॉट ऑफ कंट्रीज फॉर इलीगल फिशिंग, एंड टू प्रोटेक्ट दोज BBNJ, that is beyond national jurisdiction areas, which covers around 66% of the entire earth of the water. That area now comes under the BBNJ treaty, under which the nations are saying we will try to curb all the illegal fishing activities and the maritime activities in the बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिसडिक्शन एरिया। सो नाउ आपको पता होना चाहिए नेशनल ज्यूरिसडिक्शन कहां तक है? 200 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम दी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। आई होप आपको यह बात क्लियर होगी। फटाफट से बात करते हैं नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा है। 2030 तक के लिए कुछ टारगेट्स बनाए गए हैं, एंड वी वांट टू एम एट 125 गीगावाट ऑफ एनर्जी दैट शुड कम फ्रॉम द हाइड्रोजन अलोन। एंड यहां पर आपको एक चीज देखने को मिलेगी, एटलीस्ट 5 मिलियन मेट्रिक टन, दैट इज 5 मिलियन मेट्रिक टन हमें मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड है। कैसे रिक्वायर्ड है? इस प्रोग्राम के दो पॉइंट्स हैं, एक है साइट, एक है शिप। इसके कुछ कंपोनेंट्स हैं, 2 कंपोनेंट्स ऑफ द प्रोग्राम। फर्स्ट, प्रोग्राम के कंपोनेंट को बोलते हैं स्ट्रैटेजिक इंटरवेंशंस फ्रॉम ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन। दिस प्रोग्राम इज एमिंग स्ट्रैटेजिक इंटरवेंशंस फॉर ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन। किस पर फोकस कर रहा है? कि इलेक्ट्रोलाइजर्स को बनाया जाए। अभी मैं आपको पूरी कहानी बताने वाला हूं, व्हाई इलेक्ट्रोलाइजर्स, बट दिस फोकस इज ऑन इलेक्ट्रोलाइजर्स। एंड सेकंड प्रोग्राम इज, देखिए, शिप, स्ट्रैटेजिक हाइड्रोजन इनोवेशन पार्टनरशिप, जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर फोकस करता है। सो शिप एंड साइट आर द 2 प्रोग्राम्स which aims at national green hydrogen mission. Now what is this green hydrogen and types of hydrogen को समझने की जल्दी से प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं हाइड्रोजन के बारे में पढ़ने की। See guys, हाइड्रोजन, अगर मैं आपसे बोलता हूं हाइड्रोजन के बारे में, मोस्ट रिएक्टिव, हाइड्रोजन इज वेरी रिएक्टिव, याद रखिएगा, मोस्ट करोसिव, एनर्जी
एफिशिएंट। अगर मैं आपसे बोलता हूं हाइड्रोजन को और किस तरीके से जान सकते हैं हम कि हाइड्रोजन क्या क्या फीचर्स को देता है, तो देखिए करोसिव होता है, इट करोड्स द मेटल, एक तरीके से मेटल के अंदर करोजन का जन्म देता है। मैं आपसे बोलता हूं रिएक्टिव है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। अच्छा, रिएक्ट होता है किसके साथ? सबसे ज्यादा रिएक्ट हो जाता है ऑक्सीजन के साथ, तभी तो ये पानी बना देता है H2O। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलाकर के क्या बना देते हैं? वाटर। दैट इज वाई हमें हाइड्रोजन नेचुरल फॉर्म में नहीं मिलता है। नेचुरल फॉर्म में क्या हाइड्रोजन होता है? जी हां, एलिमेंटल फॉर्म में भी हाइड्रोजन मौजूद होता है, जिसको हम व्हाइट हाइड्रोजन के नाम से जानते हैं। बट दिस व्हाइट हाइड्रोजन इज वेरी एक्सपेंसिव टू एक्सट्रैक्ट। इसको एक्सट्रैक्ट करना बहुत ज्यादा मुश्किल माना जाता है गाइस। तो एक बात याद रखिएगा, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू एक्सट्रैक्ट H2 white hydrogen. That is why we focuses upon which kind of hydrogen. हमें हाइड्रोजन का कौन सा रूप मिलता है? रिएक्टिव फॉर्म। और वो रिएक्टिव फॉर्म क्या है? पानी। और पानी की कमी नहीं है, इसलिए हाइड्रोजन की कमी नहीं है। हाइड्रोजन एक बहुत ही एनर्जी एफिशिएंट फ्यूल माना जाता है बिकॉज इट रिलीजेस लॉट ऑफ एनर्जी। जैसे ही ये एनर्जी बनाता है, उस एनर्जी को आप एज अ फ्यूल यूज कर सकते हैं। एंड दिस इज द एंटायर हाइड्रोजन एनर्जी मिशन विच सेज हाइड्रोजन एक्चुअल में कहां से मिल रहा है? पानी से मिल रहा है। और आप देखोगे इसका एंड रिजल्ट भी क्या है? वाटर वेपर्स। तो ये एक ग्रीन और ग्रीन एनर्जी सोर्स माना जाता है। बट इसके साथ कुछ प्रॉब्लम्स हैं। क्या प्रॉब्लम्स हैं? देखिए, सबसे पहले तो आपको हाइड्रोजन एलिमेंटल फॉर्म में तो नहीं मौजूद मिलता है, तो आपको पानी के फॉर्म में मिलता है। अब अगर आपको पानी के फॉर्म में हाइड्रोजन मिलता है, देखिए H2O के फॉर्म में, तो सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा? हाइड्रोजन को अलग करना पड़ेगा और ऑक्सीजन को अलग करना पड़ेगा। और आप बचपन में एक चीज पढ़ के आए होंगे, इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू आप करंट पास करके क्या कर सकते हैं? हाइड्रोजन के एटम्स को अलग कर सकते हैं, ऑक्सीजन के एटम्स को अलग कर सकते हैं। कैथोड एनोड आप जानते होंगे, ये पूरा का पूरा प्रोसीजर आप कर सकते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस के लिए आपको करंट लगाना पड़ता है और इस करंट को जनरेट करने के लिए कहीं ना कहीं से आपको बिजली का उत्पन्न करना पड़ता है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है। यहां तक अगर आपको बात क्लियर हो रही है, देन व्हाट हैपेंस इज, मैं आपको एक इमेज के रूप में दिखाना चाहूंगा। देखिए, इस इमेज से आपको काफी कुछ क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले तो आपको एक बात समझनी है, क्या मैं बोल रहा हूं आपसे? मैं आपसे बोल रहा हूं कि पानी के रूप में हमें हाइड्रोजन मिलता है और इसका अंत, मतलब इसका जो लास्ट स्टेज होती है, या इसका जो हम बोलते हैं कि वेस्ट, या सबसे लास्ट में जो निकलता है, वो भी हाइड्रोजन ही है। हाइड्रोजन इन द सेंस वाटर वेपर ही है। तो पानी से ही आप हाइड्रोजन एनर्जी बनाते हैं और वो ही पानी अंत में हो जाता है। तो इट इज अ रिसाइक्लेबल प्रोसेस, हेंस इट इज रिन्यूएबल एनर्जी, हेंस वेरी गुड सोर्स ऑफ एनर्जी। व्हाई? बिकॉज बहुत ज्यादा एनर्जी एफिशिएंट है। तो सबसे पहले आप लोग क्या कर रहे हैं, यहां पर आपको थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग हाइड्रोजन को चाहिए, हमें हाइड्रोजन एज अ सोर्स चाहिए, बट हाइड्रोजन के लिए H2O अवेलेबल है। H2O को आप अलग अलग कर लेंगे, एक H2 इधर आ जाएगा, O इधर आ जाएगा। तो ये H2O जो आप इधर से अलग करते हैं, वो किस प्रकार से आप H2O को अलग कर पा रहे हैं? मान लीजिए दिस H2O को आप अलग करने का जो प्रोसेस है, हाइड्रोजन के एटम्स अलग हैं और ऑक्सीजन के एटम्स को आपने अलग करा, यह आपने किया इलेक्ट्रोलिसिस से। अभी हम इलेक्ट्रोलिसिस पे वापस आएंगे, बट इलेक्ट्रोलिसिस से आप ऐसा कर सकते हैं। देन इसके बाद आपको देखने को मिलेगा, इसी इलेक्ट्रोलिसिस के बाद आप क्या यूज करेंगे? ये जो इलेक्ट्रोलिसिस से निकला हुआ हाइड्रोजन है, इसको आप क्या डालेंगे? एक फ्यूल स्टैक में। व्हाट इज फ्यूल स्टैक? देखिए, जहां पे एनर्जी कंबाइंड होगी, जहां से आप एनर्जी को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज का फ्यूचर क्या है? फ्यूचर ये है, मैं आपको ये बोलना चाहता हूं कि आने वाले कुछ समय में ऐसा हो सकता है कि आप अपने पानी में, आप अपनी गाड़ी में पानी को डालेंगे, ना कि ऑयल को। तो क्या पानी पर गाड़ी चल सकती है? जी हां, चल सकती है। तो पानी आपने डाला, आपकी ही गाड़ी के अंदर एक इलेक्ट्रोलाइजर लगा होगा जो हाइड्रोजन को अलग कर देगा। अच्छा, फिर ये हाइड्रोजन का जो फ्यूल है, देखो H2 फ्यूल है, ये H2 फ्यूल देखिए कैसे जा रहा है यहां पे।
और वापस चले जाएगा। तो एक गैस एक एक पूरा का पूरा कंपार्टमेंट बना होगा जहां से H2 आएगा और H2 वापस चले जाएगा। यहां पे ध्यान से समझिएगा। नेक्स्ट आपको देखने को मिलेगा, देखो यहां पर क्या हो रहा है, दूसरी जगह से आप ऑक्सीजन को अंदर डाल रहे हैं। ऑक्सीजन ऑक्सीजन आएगी और ऑक्सीजन चली जाएगी। ये भी एक पूरे के पूरे चैम्बर में बना हुआ है। यहां तक बात समझ में आई। नेक्स्ट आपको देखने को मिलेगा, जब यहां से हाइड्रोजन जा रहा है तो देखिए ये बीच में एक प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन रखी हुई होती है। एक्सचेंज मेम्ब्रेन मतलब दिस इज अ पोरस मेम्ब्रेन, जहां से क्या जा सकते हैं, देखिए ये एक्चुअल में कुछ हाइड्रोजन के कंपाउंड्स एक्चुअल में यहां से पास करके कहां जा सकते हैं, दूसरी तरफ। जब ये दूसरी तरफ जाएंगे तो आप खुद सोच के देखो, देखो ये रेड वाले एक्चुअल में ग्रीन कंबाइंड होके किधर जा रहे हैं, क्योंकि प्रोटॉन एक्सचेंज हो रहे हैं यहां से। तो जब मैं आपसे बोल रहा हूं कि ये जो हाइड्रोजन के फ्यूल है ये एक तरीके से यहां से बाहर निकल जाएगा और देखिए इधर आ जाएगा, ये आ गए रेड रेड, और ये रेड किससे कंबाइंड हो जाएगा, ऑक्सीजन से। जैसे ही ये रेड ऑक्सीजन से कंबाइंड हो जाएगा तो आपको देखने को मिलेगा क्या, H2O, पानी बन जाएगा। क्योंकि जैसे ही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइंड होते हैं तो पानी बन जाते हैं। तो देखिए आप यहां पर वापस से यहां से क्या निकल रहा है, एयर एंड वाटर वेपर। एंड रिजल्ट क्या है, एयर एंड वाटर वेपर। यहां पर क्या आ रहा है, हाइड्रोजन, बट ये हाइड्रोजन कहां से आ रहा है, पानी से। तो पानी से आपने हाइड्रोजन निकाला कैसे, इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस से, और वापस अंत में वाटर वेपर आ गया। बट इसी बीच में एक चीज और हो रही है कि यहां पर जो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऊपर की तरफ मूव करते हुए आपको दिखेंगे। देखिए येलो येलो वाले जो हाइड्रोजन के एटम्स हैं ये मूव करते हैं। एंड यू नो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ओनली नोन एज इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी के लिए क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स ऊपर की तरफ मूव करते हैं यहां पर आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हो, और इसी इलेक्ट्रिसिटी से आप क्या चला सकते हो, आपकी गाड़ी चल सकती है, आपके घर में बिजली आ सकती है, एंड यू कैन यूटिलाइज दिस पर्टिकुलर एनर्जी, एंड दैट इज व्हाई दिस हाइड्रोजन इज वेरी वेरी एफिशिएंट। सो आपको ये पूरा का पूरा प्रोसेस समझ में आया होगा, आई होप सो। नाउ द बेसिक एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर टू रिमेंबर इज, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर आपको जो देखना है वो ये है इलेक्ट्रोलिसिस। तो देखो पूरी कहानी सिर्फ इस चीज पर बेस्ड है कि हमारे पास हाइड्रोजन आ जाए, और हाइड्रोजन आने के लिए आपको H2O से इलेक्ट्रोलिसिस करवाना पड़ेगा। बट इसी इलेक्ट्रोलिसिस के लिए बिजली की आवश्यकता होती है, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी। नाउ द पॉइंट इज देयर आर डिफरेंट नेम्स ऑफ हाइड्रोजन गिवन। जैसे लास्ट ईयर यूपीएससी ने अगर ब्लू कार्बन पूछा है तो इस बार ब्लू हाइड्रोजन पूछ सकता है, ग्रीन हाइड्रोजन पूछ सकता है, क्योंकि नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है। ग्रीन हाइड्रोजन किसे कहते हैं उसी को समझने के लिए आपको कुछ टर्म्स पता होनी चाहिए, दैट इज one is yellow hydrogen, next is known as green hydrogen, another is known as blue hydrogen, एक को हम बोलते हैं pink hydrogen, एक को बोलते हैं black और brown और ग्रे हाइड्रोजन। तो देखो ये टाइप्स आपको पता होनी चाहिए, सबके कलर्स के अकॉर्डिंग क्या है। तो इसी को समझने के लिए आराम से आप एक बात को समझिए, देखिए बहुत ध्यान से आपको मेरी बात को समझना पड़ेगा, तभी इस कंसेप्ट को समझ पाओगे। बिकॉज कई सारी जगह इसको बहुत गलत तरीके से पढ़ाया जाता है। बोला जाता है ग्रीन हाइड्रोजन का मतलब वो है कि हाइड्रोजन से जो बनती हुई एनर्जी है वो कहां पर यूज हो रही है, ग्रीन टेक्नोलॉजीज में। जी नहीं नहीं नहीं, ये तो बिल्कुल ही गलत कंसेप्ट है। असली कंसेप्ट क्या बोलता है, असली कंसेप्ट ये बोलता है हाइड्रोजन को इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस से जब आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ते हैं तो आपको इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करना पड़ता है। पॉइंट ये है कि ये इलेक्ट्रिसिटी कहां से आती है। देखिए इलेक्ट्रिसिटी भी तो बनानी पड़ेगी ना, यू हैव लॉट ऑफ ऑप्शंस टू क्रिएट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रोलिसिस के लिए भी तो इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, और ये इलेक्ट्रिसिटी कहां से आती है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इन द इलेक्ट्रोलिसिस और नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। सो अंडरस्टैंड दिस प्रोसेस। इफ यू आर क्रिएटिंग एनर्जी थ्रू सोलर एनर्जी, देखो सोलर से भी आप एनर्जी बना सकते हो। याद करो आपने पढ़ चुका होगा रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी में सोलर एनर्जी। याद करिए रूफटॉप सोलर स्कीम, याद करिए पीएम कुसुम योजना, याद करिए ग्रीन इंडिया मिशन, याद करिए हम लोग नेशनल सोलर मिशन। सो लॉट ऑफ प्रोग्राम्स आर देयर। तो आप इस पॉइंट को समझिए। सोलर से रिलेटेड जवाहरलाल नेहरू सोलर मिशन, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड इनिशिएटिव। तो ऐसे कई सारे इनिशिएटिव्स हैं जो सोलर टेक्नोलॉजी पर फोकस कर रहे हैं।
मैं आपसे कहता हूं कि सोलर फार्म्स को लगाकर या सोलर पैनल्स या पीवी पैनल्स को लगाकर के अगर आप बिजली को जनरेट करते हैं और वो बिजली इलेक्ट्रोलिसिस में यूज करते हैं ताकि हाइड्रोजन को अलग कर सको और ऑक्सीजन को अलग कर सको, तो उस हाइड्रोजन को बोलते हैं येलो हाइड्रोजन। यू गाइज आर विद मी? कमेंट सेक्शन में बताइए फटाफट से क्या आपको ये बात समझ में आ रही है। मैं आपको क्या बोलना चाह रहा हूं, इलेक्ट्रोलिसिस में बिजली का इस्तेमाल होता है और वो बिजली अगर सोलर से निकली हुई बिजली से आती है और उसके बाद अगर आप वो हाइड्रोजन यूज करते हो तो यूज से इट एज येलो हाइड्रोजन। नेक्स्ट, अगर मैं आपसे बोलता हूं कि ये पिंक हाइड्रोजन है, पिंक हाइड्रोजन मतलब देखो बिजली बना सकते हो न्यूक्लियर एनर्जी से भी। तो इफ यू आर क्रिएटिंग इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम न्यूक्लियर एनर्जी और उस न्यूक्लियर एनर्जी से बनाई हुई बिजली को आप इस्तेमाल करते हो इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस में और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग करते हो, तो वो हाइड्रोजन कहलाया जाएगा पिंक हाइड्रोजन। नेक्स्ट, अगर मैं आपसे बोलता हूं व्हाट इज ब्लैक ब्राउन ग्रे हाइड्रोजन, देखिए एक और तरीका है बिजली बनाने का जो आज की डेट में इस्तेमाल होता है, एंड दैट इज यूजिंग कोल्स, दैट इज यूजिंग फॉसिल्स। अगर आप कोल्स और फॉसिल्स से बिजली बनाते हो और उस बिजली को हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस में यूज करते हो, तो उस हाइड्रोजन को बोलोगे ब्लैक ब्राउन ग्रे हाइड्रोजन। एंड अगर मैं आपसे बोलता हूं कि ब्लू हाइड्रोजन क्या होता है, तो देखो अभी आपने क्या बोला कि फॉसिल को इस्तेमाल किया, फॉसिल से बिजली बनाई, इस बिजली को हम लोगों ने इलेक्ट्रोलिसिस में यूज किया, इलेक्ट्रोलिसिस से क्या निकाला, हाइड्रोजन। इस हाइड्रोजन को आपने फ्यूल स्टैक में डालकर बिजली बना दी वापस। बट एक बात याद करो, जब आपने फॉसिल्स बनाए होंगे तो फॉसिल्स की वजह से कई सारी ग्रीन हाउस गैसेस निकली होंगी और ये एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर रही होंगी, इसीलिए तो इसको हम लोग ब्लैक ब्राउन और ग्रे हाइड्रोजन का नाम देते हैं। परंतु इफ एंड ओनली इफ ये ग्रीन हाउस गैसेस को आप एनवायरनमेंट में रिलीज ना होने दें और वापस से स्टोर कर दें, मतलब वापस से एब्जॉर्ब कर दें, सिक्वेस्ट्रेट कर दें, वापस से अर्थ के अंदर वापस एब्जॉर्ब कर दें, तो उस तरीके के बिजली बनाने के प्रोसेस ऑफ हाइड्रोजन को बोलते हैं ब्लू हाइड्रोजन। और अंत में बात आती है सबसे इंपॉर्टेंट ग्रीन हाइड्रोजन। व्हाट इज दिस ग्रीन हाइड्रोजन? ग्रीन हाइड्रोजन इज दैट पर्टिकुलर हाइड्रोजन जहां पर आपको देखने को मिलेगा सिर्फ और सिर्फ आप सोलर से नहीं बनाते हैं। तो देखो ग्रीन टेक्नोलॉजी को कोई भी हो सकती है। ग्रीन हाइड्रोजन मतलब आप कहां से बिजली बना रहे हैं, हो सकता है आप सोलर से बना रहे हैं, सोलर से ही बना रहे हैं तो येलो बोलोगे, बट येलो ऑब्वियसली ग्रीन टेक्नोलॉजी का भी पार्ट है। तो सोलर से ही बनाते हो तो येलो, बट सोलर से भी बना सकते हो, विंड से भी बना सकते हो, विंड इज ऑल्सो रिन्यूएबल, जियोथर्मल से बना सकते हो, बायोफ्यूल से बना सकते हो, राइट। सो अगर आप इस हाइड्रो से बना सकते हो, वाटर। सो अगर आप इस तरीके से बिजली का उत्पन्न करते हैं, यू आर क्रिएटिंग electricity from the renewable source of energy, from the renewable source of energy, and using that renewable source of energy electricity in the electrolysis, और उस इलेक्ट्रोलिसिस से आप हाइड्रोजन को अलग करते हैं, वो हाइड्रोजन कहलाया जाएगा ग्रीन हाइड्रोजन। और भारत क्या चाहता है? भारत कह रहा है 2030 तक रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर लीजिए, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन से एटलीस्ट 125 गीगावाट ऑफ एनर्जी आए, मिनिमम एटलीस्ट 5 मिलियन मेट्रिक टन, तो हम लोग बिजली वहां से ही बना लें। सो दिस इज ऑल अबाउट ग्रीन हाइड्रोजन। आई होप आप लोग मेरे साथ इस बात को समझ पा रहे हैं कि ग्रीन हाइड्रोजन मिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत सरकार के द्वारा लाया गया प्रोजेक्ट है। और देखिए बिकॉज ऑफ द टाइम कंस्ट्रेंट बहुत सारे करंट अफेयर्स हम लोग अभी नहीं कवर कर पा रहे हैं, बट आई होप आने वाले टाइम पे इफ यू वांट कि हम एक डेडिकेटेड सीरीज लाएं जो डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स का एनालिसिस करे और आपके लिए आपके प्रीलिम्स को बहुत इजी बना सकें, सो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में बताइए। इफ यू गाइज नीड एनी सच इंपॉर्टेंट वीडियोस, वी विल फॉर श्योर हम लोग इसको लेकर के आएंगे और इंपॉर्टेंट डेडिकेटेड सेशंस इस पर करेंगे। आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं और आने वाली वीडियोस में हम लोग और इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर अप करने वाले हैं। कल की इस वीडियो के साथ
मैं आपको मिलूंगा एग्रीकल्चर के साथ। एग्रीकल्चर और डिफेंस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को भी हम लोग कवर करेंगे। कोशिश करेंगे कि डिफेंस से रिलेटेड करीबन करीबन 10 या 15 मिनट हम लोग डिफेंस को भी कवर करें और बाकी एग्रीकल्चर की स्कीम्स को भी कवर करेंगे। सो आई होप आप लोग अपनी रिवीजन पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए, जो भी पढ़ाया जाता है उसको ज्यादा और मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करिए। प्रीलिम्स के पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स को फिर से एनालाइज करिए। Till then, thank you so much. I'll be back with agriculture and defense video. Till then, thank you so much.